हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हम सफर। क्या करेंगे आज हम लोग? लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं यकीन 5.0 में। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आज चर्चा जारी रहेगी। जो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे ही लेक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं भाई मेरे, कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये लेक्चर। अमेजिंग धमाकेदार सेशन है आज का भी। आज भी काफी सारे क्वेश्चंस, बाकी बहुत सारे बचे हुए कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, कोई चीज मिस मत करना। काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाला हूं, बहुत वैरायटीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे आज चर्चा यहां पे की जाएगी। ठीक है, शुरू करूंगा। बता देता हूं मैं आपको आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, और भी चीजें हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे एसएचएम इन यू शेप्ड ट्यूब। ओके, यू शेप्ड ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, यू शेप्ड ट्यूब के अंदर एसएचएम पे चर्चा की जाएगी। राइट, ये भी आज हम लोग करेंगे। और क्या करने वाले हैं आज हम लोग? यू शेप ट्यूब के अंदर एसएचएम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है टनल, ठीक है ना, अर्थ टनल में हम एसएचएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ अर्थ में टनल करके, एक सुरंग करके एसएचएम किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और भी काफी चीजें हैं जो बीच बीच में आपको दिखाऊंगा मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, ये सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, कैसे हम कॉम्बाइन कर सकते हैं दो एसएचएम को, ठीक है ना। कॉम्बिनेशंस ऑफ एसएचएम, इस पे भी डिस्कशन किया जाएगा। पर उससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसका एक बार रिकैप मैं आप लोगों को दूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो लास्ट टॉपिक किया था, हम लोगों ने स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, है ना। स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद है। हम लोगों ने स्प्रिंग को ज्वाइन किया था, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस बनाए थे, अगर आपको याद हो। हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था सबसे पहले इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी देखा था जो लगता तो सीरीज जैसा है पर होता कैसा है, पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था अगर बहुत सारे स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, सॉरी सीरीज वाले, ठीक है ना, बहुत सारे स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, नॉट इन पैरेलल, सीरीज में कनेक्टेड है। मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तो इनका जो इफेक्टिव है, मान लो बहुत सारे स्प्रिंग हैं, इनका जो इफेक्टिव K होता है वो हम लोगों ने कितना देखा था, उसको निकालने का तरीका हम लोगों ने कैसे देखा था। 1/K इफेक्टिव को हम 1/K1 प्लस 1/K2 टिल 1/Kn यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इफेक्टिव हम इसका निकालने का तरीका जानते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, हमारे पास जैसे एक स्प्रिंग ये कनेक्टेड है, 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 सभी जाके किसी एक सिस्टम से कनेक्टेड है, सारे पैरेलल में K1 K2 K3 और सारे ही पैरेलल में जाके कनेक्टेड है। तो यहां पे जो मेरा K इफेक्टिव आता था वो आ जाता था सिंपली K1 प्लस K2 टिल Kn, ठीक है ना। और एक थर्ड टाइप का हमने कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें ऐसे होता था, दो वॉल्स इस तरीके से हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है और दोनों तरफ स्प्रिंग लगे हैं, तो देखने में ये सीरीज लगता है पर होता ये पैरेलल ही है। अगर यहाँ K1 और K2 लगाए हुए हैं तो हमारा मास अगर m है तो यहां से K इफेक्टिव जैसे कि पैरेलल कनेक्शन में आता है K1 प्लस K2 आएगा। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। दिस इज अ थर्ड काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, जो लगता सीरीज जैसा है होता पैरेलल वाला है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, की थी ना। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस हम खुद भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। सिंपल सीरीज के तो हम बना ही सकते हैं, थोड़े से मजेदार क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने आज कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे कि देख, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, मान लो ये आपको कोई क्वेश्चन दे दे, यहां पे आपको एक स्प्रिंग दे दे, ठीक है, यहां पे आपको एक स्प्रिंग दे दे कुछ इस तरीके से, और यहां पे आपको बोले यहां पे मेरा कुछ मास है m और यहां पे आपको ऐसे दे दे, ठीक है। ये मान लेते हैं K दिया है, ये भी मान लेते हैं K, 2K ले लेते हैं, ठीक है। और मैं मान लेता हूं ये मुझे K दिया है, ये मुझे 3K दिया है। तो आप देख सकते हो सारे स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, इसका K, इसका 3K, इसका 2K, इसका 2K। और आप लोगों से पूछ सकता है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड T, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करा जाए इसका।
तो यहां पे कॉम्बिनेशंस को बहुत आराम से सॉल्व करना है आपको, बिना पैनिक हुए बहुत आराम से, जैसे रेजिस्टर्स के सॉल्यूशंस करते थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखते थे, क्लास 10th में बहुत किए होंगे, मजेदार क्वेश्चंस किए होंगे, 12th में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, यहां पे पहले इन दोनों का पैरेलल और इन दोनों का सीरीज। तो जल्दी से देखो, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या देगा, ये 3K है और ये K है, तो इसका इफेक्टिव क्या आएगा, अगर आप रीड्रॉ करेंगे डायग्राम, तो लेफ्ट वाले इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा K प्लस 3K, यानी कि वो हो जाएगा 4K। ठीक है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जब सेम रेजिस्टेंस लगे हों, तो अगर आप इनको ध्यान से देखो, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1/2K प्लस 1/2K। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अगर आइडेंटिकल आपके लगे हों, आप इसको याद रखना, ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक क्या करने की, इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग एग्जाम में भी जल्दी कर पाओगे। मतलब अगर आपको n नंबर ऑफ स्प्रिंग इस तरीके से सीरीज में दे दी जाए आइडेंटिकल, मतलब ये भी K, ये भी K, ये भी K, और ऐसे कितने दे दिए जाए, n स्प्रिंग्स अगर दे दिए जाए, तो आप डायरेक्टली याद रखना, यहां से जो मेरा K इफेक्टिव है वो सिंपली K डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। ठीक है ना, पैरेलल के लिए भी याद रख सकते हैं, पैरेलल में अगर आपको आइडेंटिकल स्प्रिंग दे दिए जाए, आइडेंटिकल मतलब सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम दे दिया जाए, मान लो ये भी K है, ये भी K है, ये भी K है, ऐसे कितने स्प्रिंग्स लगाए हुए आपने, n स्प्रिंग्स लगा रखे हैं। अगर आपने इनको पैरेलल में लगाया है तो यहां पे जो K इफेक्टिव आता है वो NK हो जाता है, दोनों में फर्क है ना, यहाँ पे K/N और वहां NK, सीरीज में K/N और वहां पे NK। यहाँ पे आपके दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, अरे दोनों भाई भाई, ठीक है ना, एक जैसे, भाई भाई, दोनों भाई भाई, भैया 2K 2K, दोनों क्या देंगे, 2K डिवाइडेड बाय 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू हमारी 2K है, 2K 2K, दो रेजिस्टेंस और दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2K/2, यानी कि इसकी वैल्यू इफेक्टिवली क्या आ जाएगी, 2K डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो लगे हुए हैं तो 2K/2, जिसको आप K भी कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में है 4K, राइट साइड में है K, और ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, पैरेलल जैसा, यानी कि इफेक्टिव जो मेरा स्प्रिंग बनेगा वो ऐसे आप बना सकते हो, इसका जो इफेक्टिव स्प्रिंग बनेगा वो हो जाएगा 5K, 4K प्लस K, और यहां से हमारा मास कनेक्टेड है, तो यहां से अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा सिंपली क्या होता है, K इफेक्टिव डिवाइडेड बाई M होता है, यही होता है ना हमारा ओमेगा, और यहां पे अगर K इफेक्टिव की बात करें तो वो 5K है डिवाइडेड बाई M, और टाइम पीरियड की अगर आप बात करोगे तो टाइम पीरियड तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड इजिली आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट M डिवाइडेड बाय 5K। ठीक है ना, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, मैं तो इसको बिना पेन उठाए भी कर सकता था, मुझे देख के ही पता चल रहा है, K प्लस 3K 4K, 2K 2K का K, 4K प्लस K 5K, 5K आ जाएगा, तो टाइम पीरियड 2 पाई M डिवाइडेड बाय 5K। देख रहे हो, मैंने आपको सॉल्व कराया, बट आप इसको ओरल भी कर सकते हो, और दिखाऊं, ओरल करना चाहते हो और क्वेश्चंस अभी बनाते हैं, ताजे ताजे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना, ताजा ताजा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे हाजिर होता है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाता हूं मैं, अभी अभी बनाते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया, एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, ये है मेरा 6K, ये भी है मेरा 6K, ये भी है मेरा 6K, और यहाँ पे लगा हुआ है मेरा मास M, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है 3K, और एक और स्प्रिंग लगा हुआ है, यानी कि ये मान लेता हूं मैं 2K। चलो ठीक है, अब आप कर सकते हो, देखो बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, करना चाहिए भी, है ना, तभी तो हम दूसरों से आगे निकलेंगे भैया, रैंक का सवाल है, सिलेक्शन का सवाल है। 6K 6K 6K, क्या तीनों आइडेंटिकल है ना, तो डायरेक्टली कर देंगे, 6K 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 कितना आ जाएगा, 6K/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 6K/3 यानी कि 2K, इन तीनों का इफेक्टिव मिलेगा मुझे 2K, समझ में आता है, ठीक है ना, तीनों का इफेक्टिव मुझे 2K मिल जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ये इक्विवेलेंट मिल रहा है मुझे स्प्रिंग का, कैसे निकाला है मैं लिख देता हूं, वैसे आपको आना चाहिए था 6K/3, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस है, n की वैल्यू 3 है और तीनों सीरीज में है, यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल में है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो बहुत बढ़िया, इन दोनों का इफेक्टिव सिंपली 5K आ जाएगा, वो कैसे आया, 3K प्लस 2K, तो भैया यहाँ पे ये 2K, यहाँ पे ये 5K, दोनों को जोड़ दो, 2K और 5K कितना हो जाएगा, 7K,
तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट जो भी मेरा मास ऑसिलेट कर रहा है डिवाइडेड बाय जो भी मास ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे जो भी मास ऑसिलेट कर रहा होता है, यहाँ एम मास ऑसिलेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव। के इफेक्टिव कितना है, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 5k, यानी कि नीचे आ गया हमारा 7k। तो यहाँ पे ये मेरा टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एम बाय 7k। इजी देखो, ठीक है भाई, ये अगर सेम है तो इजी है, अदरवाइज आपको 1 बाय के इफेक्टिव करके ही निकालना है। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है हर बार यही लगेगा, ठीक है ना, तो आप थोड़ा इसके लिए ध्यान रखना। मान लो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमें दे रखा है 6k, ठीक है, और ये मान लो मुझे दे रखा है 3k, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ मास दे रखा है, मान लो 2m दिया है मास, ठीक है ना, मास भी बदल दिया मैंने। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है कुछ लेट अस से 5k। अब हम कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व, 6 और 3 का पहले इक्विवेलेंट निकालना है, और 2 के इक्विवेलेंट के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के इफेक्टिव का आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये इसी से आया है, 1 बाई के इफेक्टिव इज 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, करा था ना ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में, भूले तो नहीं हो, भूलते तो नहीं हो ना, जल्दी याद रहता है ना, ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करो भाई, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 है ना, तो ऊपर आ जाएगा 18k स्क्वायर, नीचे 6 प्लस 3 यानी कि 9k, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय इनका एडिशन, तो 9 ये आ जाएगा आपका 2k। तो ये आ गया मेरा 2k, ये आ गया मेरा 5k, तो यानी कि यहाँ पे भी मेरा जो k इफेक्टिव आ रहा है वो कितना आ जाएगा 7k। पहले इन दोनों का इफेक्टिव निकाल लिया ना, इन दोनों का इफेक्टिव 2k आ गया, और इस ये तो मेरा 5k है ही, तो इसके बाद इनका पैरेलल जैसा ये बिहेव करता है, तो k इफेक्टिव 7k आ गया। तो वही टाइम पीरियड अगर आप निकाल रहे हो तो 2 पाई इंटू 2m, ठीक है ना, 2 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव। के इफेक्टिव कितना है अपना, यहाँ पे जल्दी से देखो, के इफेक्टिव हमारे पास कितना है यहाँ पे 7k। मास की जगह 2m डाला है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में मास 2m दिया था, ठीक है ना, क्वेश्चन में मास मेरा 2m दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। ऐसे क्वेश्चंस वो पैरेलल में भी बना सकता है, मैं आपको दिखाता हूं ऐसे ही सवाल, वो बढ़िया सा एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूं, पैरेलल में भी आपको बना के दे सकता है। यानी कि वो ऐसे कर सकता है, मान लो ये मेरी छत है, इससे कुछ स्प्रिंग्स को कनेक्ट करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ऐसे, ठीक है ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे, 6 स्प्रिंग है, सभी के हैं, सभी का जो के है वो सेम है, सभी के है, सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे के दिया है, और इसको नीचे एक रॉड से लगा दिया, ऐसे लाइट रॉड है, मतलब इसका कोई मास नहीं है, ये पतली सी रॉड है, मासलेस है, इसका कोई मास नहीं लेना है, ठीक है ना, दिस इज मासलेस रोड, इस पे कोई मास नहीं दिया गया है, ये मेरी मासलेस रोड है भैया, हल्की फुल्की एकदम प्लास्टिक की रोड लगा दी है सभी स्प्रिंग को एक साथ ज्वाइन करने के लिए। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने क्या किया, मान लो फिर से स्प्रिंग लगा दी इस तरीके से, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे लगा दिए, और फिर यहाँ पे क्या किया, दोबारा से एक लाइट रोड लगा दी, इस तरीके से दोबारा से एक लाइट रोड लगा दी, ऐसे लगा दी, ठीक है। फिर क्या किया उसने, दोबारा से यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिए, मान लो एक स्प्रिंग लगा दिया। अब ये सारे ही स्प्रिंग के हैं, सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसके बाद इससे एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, m है, और फिर आपसे ओमेगा पूछा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन, देखने में बड़ा शानदार लग रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पेड़ हो उसकी शाखाएं निकल रही हो, ऐसा सा कुछ फील हो रहा है ना, मजेदार क्वेश्चन है। बस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ हो क्या रहा है, क्या आपको देख के पता चल रहा है ये सारे पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, और ये अलग से लगा हुआ है, ये तीनों, ये 6 के 6 पैरेलल में क्या देंगे, सोचो 6 पैरेलल में सारे आइडेंटिकल है, के 6 हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो ना, तो आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, जब इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो आप सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लो, ऊपर वाले 6 पैरेलल में हैं तो उनकी वजह से कितना आ जाएगा 6k। उसके बाद आपको पता चल गया ये तीनों कैसे है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 3k, है ना। अगर n स्प्रिंग्स एक जैसे, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एक जैसे दिखने वाले, सारे भाई भाई, ठीक है ना, सारे भाई भाई एक जैसे, एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के, अगर स्प्रिंग होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सब पैरेलल में होते हैं, n स्प्रिंग्स के लिए n के आता है, 6 स्प्रिंग है तो 6k 6k, अगर 3 स्प्रिंग है तो 3k, है ना, तो ठीक है ना, पर ये इसके साथ तो सीरीज में आएगा ना, और तीसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1k, और ये अब आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है,
अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको 1/k इफेक्टिव यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/k। ठीक है, एलसीएम ले लो, पहले जल्दी से एलसीएम ले लो। एलसीएम में तो कोई मुश्किल है ही नहीं ना, एलसीएम तो देख के पता चल रहा है 6k आएगा, क्योंकि टेबल में और इसके टेबल में भी है। तो ऊपर कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3 से कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, प्लस k से कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स। तो आप देखो 6 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ से 8, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 6k। ये 1/k इफेक्टिव है, ये k इफेक्टिव नहीं है, 1/k इफेक्टिव है। अगर आपको k इफेक्टिव निकालना है तो उल्टा कर दो भाई, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो 6k/9। 6k/9 कितना हो जाएगा बेटा, 3 के टेबल से चला जाएगा तो 2k/3 आ जाएगा आपका k इफेक्टिव। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है ना, आसान क्वेश्चन ये भी। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, कुछ अलग नहीं है, वही है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से? यस, आप इसको देख सकते हो। और दिखाता हूं मैं आपको और क्या कैटेगरीज होती है। यहां पे एक चीज याद रखना, हमने अभी तक जितने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस किए, जो भी हमने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस किए, हमने कभी भी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के बारे में चर्चा नहीं करी है, नहीं करी ना, हमने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, उससे क्या होता है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में कभी कोई डिस्कशन ही नहीं किया है ना। यहां पे जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कटिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ने वाले हैं, उसमें आप सीखोगे कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ की भी इंपॉर्टेंस होती है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग को काटने से क्या फर्क पड़ता है, इस पे डिस्कशन करेंगे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स पे आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स पे आज चर्चा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक स्प्रिंग दिखाता हूं, ये देखो, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। हर स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ जानते हो, नेचर ने जिसको दी है, उसको खींचातानी नहीं की गई, उसकी ये नेचुरल लेंथ है ना। इस टाइम ये दबाव में है, ना इसमें खिंचाव है, ना कॉम्प्रेशन, ना ही एक्सपेंशन, कुछ नहीं किया है अभी, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो नेचर ने जो लेंथ दी है हम इसकी नेचुरल लेंथ मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं L इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचर ने जो दी है। इस टाइम नो कॉम्प्रेशन, नो एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये इसकी नेचर वाली लेंथ है, नेचर ने इसको ये लेंथ दी है, लंबाई दी है। इस टाइम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k, मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, जो भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारा k है, या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट इसका k है, ठीक है। नेचुरल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम स्प्रिंग को काट देते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, स्प्रिंग को काटने से क्या होता है हमें ये समझना है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मैंने स्प्रिंग को यहां से काट दिया, मान लो ये वाली लंबाई कितनी है x, तो ये बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स। तो स्प्रिंग को काटने से, छोटा करने से उसकी स्टिफनेस बढ़ती है, याद रखना। बड़ा स्प्रिंग है ना, नेचुरल लेंथ पे है, उसकी स्टिफनेस क्या है, कम है कंपैरेटिवली। अगर हम उसको काट दें, छोटा कर दें, स्प्रिंग को छोटा करने से उसकी जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है, वो और टाइट सा बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है, अगर बड़ा स्प्रिंग है आप उसको इजीली खोल सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। टर्न्स को छोटा कर दोगे तो वो कम खुलेगा, ज्यादा टर्न्स ज्यादा खुल जाएगा, कम टर्न्स कम खुलेगा। और अगर कम खुलेगा तो आप कहोगे यार बड़ा ढीठ है यार, तू खुलता ही नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्टिफ्ड है। छोटा स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है ना, तो आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं भैया छोटू स्प्रिंग, है ना, तो छोटू स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ हो जाता है। छोटू स्प्रिंग यानी कि आप काट के अगर उसको छोटा कर रहे हैं, वैसे छोटू नहीं, अगर आप काट के, बड़े स्प्रिंग को काट के छोटा कर रहे हैं, उस वाले छोटू स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। छोटू स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है ना, ज्यादा स्टिफ है। ज्यादा स्टिफ है का मतलब उसका के कैसा है, लार्ज है, उसका के कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है छोटू वाला स्प्रिंग, छोटे वाला स्प्रिंग, मतलब अगर आप इसको छोटा कर दोगे, अब ये दो स्प्रिंग में टूट गया ना, है ना, दो भागों में टूट गया ना, आप कहोगे सर अब ये एक स्प्रिंग कहाँ रहा, आपने तो इसका बंटवारा कर दिया, एक स्प्रिंग ये बन गया, एक स्प्रिंग ये बन गया, ये छोटू स्प्रिंग बन गए दो, एक की लेंथ मेरी x है ना, एक की लंबाई मेरी x है और दूसरे की L माइनस एक्स है। पर क्या होगा इनके स्टिफनेस पे, पहले तो स्टिफनेस इसका k था, k भी बदल जाएगा। रूल क्या है, k की वैल्यू कैसे होगी, आप याद रखेंगे, जो भी हमारी नेचुरल लेंथ होती है, यहां पे अब इसकी नेचुरल लेंथ x है, इसकी L माइनस एक्स है, इसकी नेचुरल लेंथ L थी ना, अब आपने काट दिया तो ये अलग स्प्रिंग बन गए, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ x, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L माइनस एक्स।
इसका स्टिफनेस हमें नहीं पता तो मैं मान लेता हूं K1, इसका स्टिफनेस नहीं पता तो K2। रूल क्या है, नियम क्या है, रूल और उसूल, ठीक है ना, ये बातें याद रखना, ठीक है। जिंदगी में जिसने रूल और उसूल अपनाए वही कामयाब हुआ है, ठीक है। तो इसका नियम क्या है, ये क्या नियम फॉलो करता है, ये फॉलो करता है स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि नियम है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, पहले मैं वर्ड्स में लिख देता हूं। नियम ये है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे, नेचुरल लेंथ से, वो फिक्स्ड है यानी कि कांस्टेंट है। नेचुरल लेंथ से इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो नहीं बदलेगा। आप लेंथ बदल दोगे स्टिफनेस बदल जाएगा, पर उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं बदलता है। कहने का मतलब है पहले क्या थी, पहले स्टिफनेस कितना था K, नेचुरल लेंथ कितनी थी L। आप अगर इसका स्टिफनेस निकालना चाहते हो तो आप इसको कंपेयर कर दो, K1x किससे कंपेयर कर दो, K1 अब इसका स्टिफनेस है और x इसकी लेंथ है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, नेचुरल लेंथ इसकी x है। ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, x हमें सॉरी K1 हमें अगर निकालना है तो K1 क्या हो जाएगा, KL डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना, KL डिवाइडेड बाय x। वैसे ही आप कहोगे कि सर अगर मुझे ये निकालना है, K2 निकालना है, तो हम K2 भी लिख सकते हैं। K2 को क्या लिख देंगे, KL डिवाइडेड बाय L माइनस x, सिंपल, ठीक है ना, आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे K1 और K2 का रेशियो ले रहे हो तो आपको पता है क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे K1 और K2 का रेशियो ले रहे हो तो L माइनस x डिवाइडेड बाई x। आप ये भी देख सकते हो अगर आपने इसको दो भागों में काटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अब इसके मैं एप्लीकेशन दिखाता हूं और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से जो आपसे सवाल पूछता है, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। मजेदार कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, मजेदार, है ना, सबसे जरूरी वाले कॉन्सेप्ट में से है, प्लस मजेदार भी है सर, ठीक है ना, एकदम शानदार, लाजवाब, बिंदास, ठीक है ना, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे आप बोलो कि सर थोड़ा सा सवालों पे चर्चा कर ली जाए, तो कोई नहीं, क्वेश्चंस देखते हैं, कंसेप्चुअल चीजें इस पे समझते हैं कि क्या आपसे पूछा जाता है भाई, ठीक है। मान लो मैं आपको क्या बोलूं, यहां पे एक स्प्रिंग दे दूं, दे दिया, बिल्कुल दे दिया, यहां पे मैंने आपको एक स्प्रिंग दे दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया K, ठीक है। मैं इसको n इक्वल हाफ में कट कर रहा हूं, यानी कि मैंने ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, है ना। अभी मैंने कितने हिस्सों में कट किया, अगर आप ध्यान से देखोगे कितने कट लगाए हैं, 1 2 3, 3 कट लगा रहा हूं, तो कितने हिस्सों में बट रहा है ये, 4 हिस्सों में। अरे देखो ना, एक स्प्रिंग ये हो गया, एक स्प्रिंग ये हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, 3 कट लगाने पे आप देख सकते हो, अरे बाप रे, अगर मैं 3 कट लगा रहा हूं, मान लो इक्वल कट लगा रहा हूं, इक्वल लेंथ के कट लगा दिए मैंने, इक्वल लेंथ के कट लगा दिए, 3 कट लगाए, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी थी, अगर आप ध्यान से देखोगे, टोटल लेंथ में पहले मान लेता हूं, इसकी जो टोटल लंबाई थी पहले मैंने मान ली L। आपने कट 3 लगाए हैं, पर आप इसको 4 हिस्सों में तोड़ रहे हो। कितने हिस्सों में तोड़ रहे हो आप इसको, 4 हिस्सों में। हर एक हिस्से की लंबाई कितनी होगी, L/4, इसकी भी कितनी होगी, L/4, इसकी भी L/4, और इसकी भी L/4, है ना। सारे 3 कट लगाने पे, 3 कट लगाने पे 4 इक्वल हिस्से बन गए, 4 इक्वल स्प्रिंग्स बन गए। बने नहीं बने, ये चीज समझ में आती है आपको, है ना। अगर मैंने 3 कट लगाए तो 4 स्प्रिंग बने, अगर मैं 2 कट लगाता तो कितने स्प्रिंग बनते, बहुत होशियार हो ना, बताओ। अरे 3 कट लगा रहा हूं तो 4 स्प्रिंग बन रहे हैं, 2 इक्वल कट लगाता तो 3 बनते। अरे जब मैंने 1 कट लगाया था, अरे जब मैंने 1 कट लगाया था तो 2 स्प्रिंग बने थे ना, तो अगर मैं 3 कट लगाऊंगा तो 4 बनेंगे ना। यार ये तो बहुत आसान है सर। तो अगर मुझे n स्प्रिंग्स बनाने हैं तो कितने कट मारने पड़ेंगे, सोचो। बहुत आसान सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, ये तो बता सकते हो। 1 कट लगाने पे 2 बनते हैं, 2 कट लगाने पे 3 बनते हैं। अगर मुझे n स्प्रिंग्स चाहिए तो कितने कट लगाऊं, n-1, ये भी कोई बात है सर। अगर मैंने n कट लगा दिए तो n+1 स्प्रिंग्स बन जाएंगे, है ना। ये पकड़ ली थी तुमने बात, पक्का पकड़ ली थी ये बात, देख लो, है ना। हाँ सिंपल है सर, इसमें क्या। चलो सवाल ये है कि हाँ 4 इक्वल स्प्रिंग बन तो गए, अब एक एक स्प्रिंग को उठा लो ना। ये रहा पहला स्प्रिंग सर, ये रहा दूसरा स्प्रिंग सर, ये रहा तीसरा स्प्रिंग सर, ये रहा हमारा चौथा स्प्रिंग। सभी की लेंथ कितनी है, सभी की लेंथ L/4, इसकी भी L/4, इसकी भी L/4, इसकी भी L/4। क्या सभी की लेंथ L/4 है, हाँ या ना, है ना, बिल्कुल है सर, सभी की लेंथ सर L/4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब मैं आपसे पूछूं
क्या के भी सबका सेम होगा? आपने इक्वल लेंथ में काटा है तो सबका के सेम होगा। के डैश लिख देता हूं, मुझे नहीं पता के कितना हो गया तो मैंने लिख दिया के डैश। सभी का सेम होगा, अरे लेंथ सेम है तो के डैश भी सेम होगा सबका। पहले मैंने अलग अलग भागों में काटा था, एक को एक्स लेंथ दी थी, दूसरे को एल माइनस एक्स दी थी, है ना। तो पहले तो मैंने ऐसा किया था ना, तो इसका मतलब क्या है, पहले मैंने एक्स और एल माइनस एक्स लेंथ दी थी, जो लेंथ छोटी होगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। एक को के1 माना, एक को के2 माना था, है ना। पर ऐसे में मैं इक्वल भागों में काटूंगा तो सबका सेम होगा, पर होगा कितना? अरे बहुत आसान है सर, के इंटू एल को आप के डैश इंटू एल बाय 4 लिख दोगे तो यहां से के डैश आ जाएगा 4 के। ओ तेरे की, है ना, ओ तेरे की सर, ये तो बहुत आसान है। अगर आपने लेंथ 1/4 कर दी, लेंथ 1/4 कर दी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना हो गया, है ना। अरे हाँ, लेंथ को किया 1/4, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, लेंथ को किया कितना, कितना किया 1/4, है ना, कितना किया 1/4, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 4 टाइम्स। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 4 टाइम्स। बाप रे बाप, ये तो बहुत आसान है। मैं अगर इसको 10 स्प्रिंग में तोड़ देता इक्वल, तो लेंथ हो जाती है L/10। 10 भागों में तोड़ देता, 10 स्प्रिंग्स में तोड़ देता, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता? बता सकते हो ना कितना हो जाता? 10 किया जाता। सर ये तो सर बच्चों वाली बात हो गई, यानी कि सर ये तो बहुत आसान है। यानी कि अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप ये भी समझ सकते हो, आप एक बेसिक कंसेप्ट समझने के काबिल हो चुके हो, आप में इतनी काबिलियत आ गई है कि सर जी अगर आप n-1 कट मारोगे ना, इसमें कितने कट मारूंगा, n थोड़ा मारने हैं, है ना। मैंने बहुत सारे कट मार दिए, ऐसे 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 काट दिया इतने हिस्सों में। कितने कट मारे? n-1 कट्स मारे, इतने ऐसे काटे तो कितने स्प्रिंग बनेंगे? अरे सर n स्प्रिंग्स बन जाएंगे, है ना। ये इक्वल कट मारे हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के कट मारे हैं, n- स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, यही तो बनेगा ना, n- स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी थी? l थी। अब हर एक स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी? हर एक स्प्रिंग की लेंथ होगी l/n। तो जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, क्या ऐसी बता सकते हो मुझे? क्या हम ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ऐसी बता देते सर हम। न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा भाई? अरे बता दो यार, अगर लेंथ L/4 भी थी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4k हो गया था, तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा यहां से? nk। कितना हो जाएगा हमारा? nk। ये भी कोई बात है सर? इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, इतना छुट्टू सा सवाल सर, पिद्दू सा सवाल है सर, इसको क्या पूछ रहे हो, है ना। कर लेते हो ना अब ये? अरे बाप रे बाप, तुम लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे, यानी कि ये कर लोगे, कर लोगे ना पक्का? हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं। सवाल को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए सर, और मजेदार सवाल बनाया जाए, मसालेदार सवाल और तैयार करो सर, क्वेश्चन, ठीक है ना, मजेदार वाला, ठीक है ना, सवाल, मजेदार सवाल बनाएंगे, इंटरेस्टिंग सा सवाल बनाएंगे। इंटरेस्टिंग सा एक सवाल देखते हैं। यहां पे मैंने आप सवाल में क्या दिया, आपको एक स्प्रिंग दिया, ठीक है ना, क्या बोला, ये भैया अपना स्प्रिंग है, ठीक है ना। चलो सवाल मैंने दिया, स्प्रिंग इज कट इनटू, स्प्रिंग इज कट इनटू 3 equal parts, 3 equal parts, and then connected in parallel by a mass m, ठीक है। Find ratio of new time periods with old time period। क्या मतलब हुआ सवाल का? मान लेते हैं कि पहले हमारे पास एक स्प्रिंग था, है ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लिया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लिया, मान लीजिए इसकी नेचुरल लेंथ l है, मान लो जी, मान लिया। कितने भागों में इसको तोड़ा गया? पहले सोचो, पहले इसका टाइम पीरियड क्या होगा, चलो बाकी चीजें छोड़ो ना। टाइम पीरियड तो सर हम जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। अगर हम इसे m मास से लगाते तो ये हमारा ओल्ड, पुराना सर, पुराना टाइम पीरियड ये है, अपना पुराना टाइम पीरियड ये है
है ना, ये अपना पुराना टाइम पीरियड, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको कितने हिस्सों में काटा, सवाल पढ़ो, सवाल में देखो कितने हिस्सों में काटा। सर जी ने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काटा। 3 इक्वल कट नहीं मारे, 3 इक्वल पार्ट्स बोल दिया तो मतलब 3 स्प्रिंग बना दी, 3 स्प्रिंग बना दिए। तो भैया 2 कट मारने पड़ेंगे अपने को। तो अपना एक स्प्रिंग यहाँ पे देख लो ये रहा, एक स्प्रिंग देख लो ये रहा, एक स्प्रिंग देख लो ये रहा। तीनों आइडेंटिकल है भाई, ये के डैश के डैश के डैश, ठीक है ना। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, L/3 L/3 L/3। क्या अब मुझे बताने की जरूरत है के डैश कितना होगा, अभी भी बताने की जरूरत है तो बहुत गड़बड़ है भाई। कितना होगा के डैश, जल्दी से बोलो। अरे सर लेंथ 1/3 कर दी आपने, 1/3 कर दी, तो ये 3K हो जाएगा, ये भी 3K हो जाएगा, और ये भी अपना 3K हो जाएगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा ही आसान हो गया सर। अब क्या किया, अब क्या किया बोलो, इसके बाद क्या किया। ओहो, कनेक्टेड इन पैरेलल वाया मास। बताओ, अब इसको क्या किया, तीनों को पैरेलल लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तीनों को पैरेलल लगा दिया, एक मास के साथ, एम मास के साथ, फिर इसको SHM करा है। अब जरा मुझे बताना, ये कितना है मेरा 3K, ये कितना है मेरा 3K, ये कितना है 3K। के इफेक्टिव कितना होगा जल्दी बता दो, के इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 3K प्लस 3K प्लस 3K 9K, पैरेलल में है ना, 3K प्लस 3K प्लस 3K। ओ हाँ, अब क्या टाइम पीरियड आ जाएगा, नया वाला, टी डैश लिख देते हैं, न्यू टाइम पीरियड। न्यू टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, अब जल्दी से बताओ। नया वाला टाइम पीरियड आएगा 2πm डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव, यानी कि ये, यानी कि 1/3 टाइम्स 2πm/k। ओ तेरे की, ये तो हमारा ओल्ड टाइम पीरियड है। क्या 2π√m/k तो ओल्ड टाइम पीरियड है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूं, पुराना वाला टाइम पीरियड बाय 3। और हमें रेशियो किसका निकालना है, नए टाइम पीरियड का पुराने से, यानी कि टी डैश और टी से यहां डिवाइड कर दो, तो ये रेशियो आ जाएगा 1/3। ये अपना आंसर आ गया, ये अपना फाइनल जवाब है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया ना। है ना आसान, है ना इंटरेस्टिंग, है ना मजेदार, आराम से कर सकते हो भाई, इसमें सोचना क्या है, बहुत आसान था। अगर मैं सिर्फ 2 स्प्रिंग लगाता तो यहां आ जाता 6K, अगर एक ही स्प्रिंग लगाता तो 3K हो जाता, ठीक है ना। बट यहां तीनों को उसने कहा पैरेलल में लगा दो बेटे। क्वेश्चन को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पहले पढ़ना है फिर आगे बढ़ना है। पहले आगे बढ़ के पढ़ोगे तो दिक्कत है, पहले पढ़ोगे फिर आगे बढ़ोगे तो सही है, ठीक है। पहले पढ़ना फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। ओके, समझ में आता है अच्छे से, है ना। अच्छे कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं इससे, स्प्रिंग वाले अच्छा आसान सवाल बना बना के इतने सारे सवाल कर सकते हो आप। कोई हद थोड़ी ना, लिमिट थोड़ी ना, जितने मर्जी करवाता जाऊंगा मैं, मजा आता जाएगा आपको, है ना। जितने मर्जी सवाल करते जाओ मजा आता जाएगा भाई, है ना। मजेदार सवाल क्यों नहीं है, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। चलो और मजेदार सवाल दूं, चलो एक और मजेदार सवाल देते हैं, एक और मजेदार सवाल देते हैं। मान लो एक और सवाल दे देता हूं, सवाल तो बहुत बन सकते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने आपको सवाल में क्या दिया, स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंग ऑफ लेंथ, एक स्प्रिंग की लंबाई L विद स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो मैं अपने दिमाग में ही बना लेता हूं ये सवाल, स्प्रिंग कांस्टेंट K। चलो एक स्प्रिंग की लंबाई L ले ली, स्प्रिंग कांस्टेंट K ले लिया, ओके। इसके बाद इस कट इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। अब अनइक्वल पार्ट्स में काटते हैं, कब तक इक्वल काटते रहेंगे सर, कब तक आसान आसान करते रहेंगे, अनइक्वल पार्ट्स में काट दो। ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ 1:2। हाँ, 1:2 लेंथ में हिस्से में हमने काट दिया, यानी कि जो स्प्रिंग को काटा है, एक पार्ट की कुछ लेंथ होगी, दूसरे की कुछ होगी, उनका जो रेशियो है, उनकी जो लंबाई का रेशियो है, वो हमें 1:2 दिया है। ओ अच्छा, चालाक आदमी है ये, ठीक है ना। और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। चलो जी, इसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं, उनके टाइम पीरियड्स का रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलो एक एक करके सारी चीजें करते हैं। हमें सब पता होना चाहिए, अपने को तो सब सारी नॉलेज होनी चाहिए, अपने को तो सॉल्यूशन करना है, अपने को तो सारी नॉलेज होनी चाहिए, अपने को सब ABCD सब पता होना चाहिए, ए से लेके Z तक सब पता होना चाहिए। भैया अगर हम इनिशियली स्प्रिंग की बात करें तो आप मुझे सबसे पहले बताओ ओल्ड टाइम पीरियड क्या होगा इसमें।
ठीक है ना। हमें पता है यहाँ पे अगर इसकी लंबाई हमारी L है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो पहले तो भैया मेरा टाइम पीरियड 2 पाई, और इसके साथ अगर हम कोई मास अटैच कर रहे हैं, लेटर से मास भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, वैसे देना चाहिए था, मान लो कोई मास हम अटैच कर देते हैं m, ठीक है ना, क्योंकि हमें फाइनली रेशियो लेने इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी, बट ठीक है, m/k मान लो ये मास था, ये हमारा पहले था, ठीक है ना, ये पहले की कहानी थी जब तक स्प्रिंग को कट नहीं किया था। ओल्ड सिस्टम, पुराना बूढ़ा वाला सिस्टम जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया था, ठीक है। पर अब क्या कहता है, अब वो कहता है कि भाई आगे बढ़ो, दुनिया आगे बढ़ चुकी है, अब इसको कट लगाने का समय आ गया, इसको काटना है 2 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में काटना है। कैसे काटना है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत आसान है वैसे, ठीक है ना, कोई खास नहीं है। कैसे काटना है सर उसको ऐसे कुछ काटना है कि जो 2 लेंथ बने ना, मान लो पहली लंबाई L1 है, दूसरी L2 है, उनका रेशियो 1 क्या है 2। ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है, यहाँ 1:2 आ रहा है ना, आप दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक लेंथ को कह दो x और दूसरी लेंथ को कह दो 2x, एक लेंथ को कह दो x और दूसरे को 2x, रेशियो लेके देख लो दोनों क्या आ जाएगा, x x कट जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ओ भाई साहब ये तो बहुत आसान तरीका है, यानी कि अगर हमें 1:2 दे दिया जाए, एक को दोनों को x से मल्टीप्लाई करो। सोचो तुम्हें 2:3 दिया होता तो क्या करते, 2x 3x, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। अरे हाँ, यानी कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लेते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे कर लेते हैं, जैसे आप बोलो वैसे कर लेते हैं। हाँ मैं x की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहे रहने दो, चाहो तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 2x, वो किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, तो 3x इसके बराबर हो जाएगा L के, यानी आप x निकाल सकते हो L/3, है ना। x कितना आ जाएगा L/3, यानी कि एक लेंथ हो गई L/3, दूसरी 2L/3। ओ हाँ ये तो बहुत आसान हो गया, एक लेंथ L/3 हो गई और दूसरी 2L/3, ये तो सर मजा ही आ गया ना मजा, है ना आसान, ठीक है ना। मैंने x की वैल्यू भी निकाल लिया, मुझे x to x की जरूरत ही नहीं है, एक लेंथ L/3 दूसरी 2L/3, कितना आसान है ना। अब इससे क्या फायदा हुआ हमारा, अब मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मान लेते हैं कुछ K1 होगा, इसका मान लेते हैं K2। तो K1 निकालने के लिए ओरिजिनल से कंपेयर करो भाई, ओरिजिनल वाला भी तो बैठा है, तो आप इजीली कर सकते हो, आप बोल सकते हो सर K1, ठीक है ना, यहां से आप लिख सकते हो सर K1 इंटू इसकी लेंथ L/3 किसके बराबर है बेटा, K इंटू L के बराबर, ठीक है ना। तो L से L कटा, तो K1 कितना आ गया आपका 3K, और यहां से अगर आप देखो K2 इंटू इसकी लेंथ कितनी है 2L/3, और इसको आप किससे कंपेयर करोगे, K इंटू L से L कटा, यहां से K2 कितना आ गया आपका 3K/2, ठीक है ना, 3K/2। अरे ये सबस्क्रिप्ट में 2 कहीं मल्टीप्लाई करके 4 मत कर देना, करा तो नहीं था ना, ठीक है ना, कर देते हैं ऐसे बच्चे छोटी छोटी गलतियां, ठीक है, ध्यान से। तो यहां से 3K/2, अरे इतना आसान। अब क्या करना है अपने को रेशियो किसका निकालना है, अपने को रेशियो किसका निकालना है, सोचो, अपने को तो जो रेशियो निकालना है वो निकालना है इन दोनों का टाइम पीरियड का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, जो आपने पार्ट्स कट करे हैं इसका टाइम पीरियड मैं मान लेता हूं पहले वाले का T1, इसका मान लेता हूं T2। क्या दिक्कत है, T1/T2 ही तो निकालना है, ठीक है ना, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। हमें T का फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला 2π√m/k इफेक्टिव, यही तो होता है ना हमारा T का फॉर्मूला, जो हमने पहले भी देखा था। तो यहां पे आप देख सकते हो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, तो बाकी सब चीजें तो सेम है, बस T का इसी से तो रिलेशन देखना है k से, यानी कि अगर आप T1/T2 निकाल रहे हो तो और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, T 2πm पे डिपेंड कर रहा है, वो तो दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम होगा। हमें तो बस क्या चाहिए, k वाला फैक्टर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √k के, यानी कि T1 है तो T1 का यहाँ पे k आएगा, यानी कि नीचे आएगा k, कितना k है इसका 3k, है ना। T1 वाला k नीचे डाल दिया, देखो ना T1 के लिए जो K1 था वो यह डाल दिया, K1 की वैल्यू यहाँ डाल दी और T2 का यहाँ डाल देंगे, ये कितना है हमारा 3K/2, तो नीचे आ गया 2, 3K/2 मैंने डाला ना, 3K/2, 3K कट गया, ये आ गया 1/√2, ठीक है ना, 1/√2, आसान है, बहुत आसान, ठीक है ना, इजी है। हाँ हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया, इसको कहते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। आप चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स बचा सकते हो, मैं बताता हूं कैसे बचा सकते थे, स्टेप्स कैसे बचा सकते थे, क्योंकि पहले आप ध्यान दो, आपको सिर्फ टाइम पीरियड ही पूछा था, आप ये वाला स्टेप डायरेक्टली कर सकते थे T1/T2,
है ना। आप ये वाला स्टेप ध्यान से कर सकते हो, T1 बाई T2 आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते थे, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालने की यहाँ जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। आपको यहाँ x की वैल्यू निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, उसको डायरेक्ट करना था तो आप और जल्दी कैसे कर सकते थे। इसमें आप क्या कर सकते थे, अपना टाइम बचाने के लिए, हमें पता है क्वेश्चन में क्या दिया था, और टाइम अगर आप बचाना चाहते थे इस क्वेश्चन में, तो हमें पता है हमें रेशियो क्या दिया है, 1:2, यही दिया है ना। यानी कि आप इसकी लेंथ मान लो L1, इसकी लेंथ मान लो L2, है ना। इसका K1 मान लो और इसको क्या मान लो, K2। तो आपको पता है K1 L1 भी तो K2 L2 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो होता है। यानी कि आप डायरेक्टली K1 बाई K2 निकाल सकते थे, वो L2 बाई L1 आ जाएगी। ओहो, हमें तो L1 बाई L2 दिया है ना क्वेश्चन में, हमें तो L1 बाई L2 दिया है ना, 1:2। तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, मतलब ओरिजिनल स्प्रिंग को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन, छोटा शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट अगर आप लेना चाहते थे कि सर इसको और जल्दी कर सकते हैं क्या, शॉर्टकट क्या था, हाँ सर यहाँ L1 K1 L2 K2 ऐसे डाल सकते थे, K1 बाई K2 L2 बाई L1 आ जाएगा, है ना। या फिर अगर आपको K2 बाई K1 चाहिए तो वो L1 बाई L2 आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। और उसके बाद आपको टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए, T1 बाई T2, जो कि हमने देखा था किसके इक्वल था, K2 बाई K1 के। ये कैसे आया, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट m बाई K, यही होता है ना। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के, है ना। तो आप देख सकते हो T1 यहाँ K1, T2 यहाँ K2। अरे ये तो और जल्दी हो गया, ये तो उससे भी जल्दी हो गया। यानी कि K2 बाई K1 तो हमें पता है ना L1 बाई L2 है, और L1 बाई L2 क्या है, 1/2 हो गया। ओ हाँ, ये तो और भी ब्रिलियंट मेथड है सर। सर आप तो छोटे मेथड से भी करा सकते हो, पर पहले मैंने बड़ा मेथड कराया क्योंकि उसमें सब कुछ सिखाया। और कुछ क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे K1 K2 की वैल्यू पूछ लेता, तो आपको वो भी तो पता होनी चाहिए। पिछला क्वेश्चन ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि इसमें आपने K1 K2 की वैल्यू तक बता दी मुझे। इस वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं निकाली K1 K2 की वैल्यू, पर जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सवाल में रेशियो निकालना था, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व हो गया। आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से। मतलब ये वाला सॉल्यूशन किस काम का, इस सॉल्यूशन को क्यों कराया सर ने, ताकि अगर आपसे सिर्फ T1 पूछ लेता, T2 पूछ लेता, तो आप उसकी वैल्यू निकाल पाते। हाँ बिल्कुल, आप T1 की वैल्यू बता सकते हो, आपको K1 भी पता है, K2 भी पता है, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते थे। पर रेशियो निकालना था ना फाइनली, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं थी, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू T1 T2 की नहीं चाहिए, जहां सिर्फ रेशियो चाहिए, आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। ये मेथड कब लगाना है, ये शॉर्टकट कब लगाना है, जहां सिर्फ रेशियो पूछा जाए तो ये शॉर्टकट लग जाएगा, जहां सिर्फ रेशियो पूछा जाए। यहां से आप रेशियो वाले मेथड से आप T1 T2 नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ उनका रेशियो निकाल सकते, ठीक है ना। क्योंकि देखो मुझे K1 की वैल्यू थोड़ा पता चली, यहाँ K2 की भी नहीं पता चली, बट उनका रेशियो पता चल गया। मुझे K1 नहीं पता, यहाँ पे K2 नहीं पता, पर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना आसान, अगर आप ध्यान से करो तो देख सकते हो आप। इन दोनों सॉल्यूशंस को आप नोट कर सकते हो और आप लिख सकते हो ये तो सबसे बेसिक वाला सॉल्यूशन है, जहां सब कुछ है ना, एकदम सब कुछ रख के दे दिया है ना, एकदम पूरी ग्रंथ रख के दे दी, सब कुछ बता दिया कैसे निकाला है। और ये जुगाड़ू तरीका है, शॉर्टकट वाला तरीका। अब आप समझ जाओ कि मैं हमेशा शॉर्टकट ना पढ़ा के पहले आपको लॉन्ग कट क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट सीख लिया और एग्जाम में T1 पूछ लिया होता, T2 पूछ लिया होता, तो आप फिसल जाते। फिर आप याद करते उस दिन को, अरे सर ने कुछ पढ़ाया था, सर ने T1 T2 तो निकालना सिखाया ही नहीं, सर तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अरे देखो मैंने 2 मिनट में कर दिया, देखो मैंने 5 सेकंड में कर दिया। बट सीखना जरूरी है, शॉर्टकट सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए वो शॉर्टकट किसका है। आप किसी सफर पे निकले हो, ठीक है ना, आपको पता है आपको कहाँ पहुंचना है। मान लो आप जा रहे हो, आप आगरा जा रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हो। आप सीधा शॉर्टकट देख लोगे तो कहाँ का शॉर्टकट है पता तो हो, पहले आपको लॉन्ग कट पता होना चाहिए कि भैया वो था क्या, रास्ता क्या था एक्चुअली, तो शॉर्टकट क्या लिया मैंने। आपको पता ही नहीं है आपकी मंजिल क्या है, तो फिर आप सफर कैसे तय करेंगे, ठीक है ना। मुसाफिर भटक जाएगा तू, अगर तू सफर तय करने से पहले मंजिल के बारे में नहीं सोचेगा, मंजिल क्या है पहले उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ वो क्या इशारा कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से अगर ये शॉर्टकट लगा रहे हो, रेशियो वाले में लगा देना, एकदम परफेक्ट चलेगा। अदरवाइज तो बड़ा वाला मेथड है ही, ये कौन सा मुश्किल है, ये तो बिल्कुल ही सरल है ना, बहुत आसान है ये भी, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लीनियर एसएचएम इन वन डायरेक्शन, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
इससे क्या होता है, हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को इतना समझना चाहिए, जैसे मान लो दो एसएचएम हो रहे हैं, मान लो सपोज मैंने दोनों एसएचएम एक्स डायरेक्शन में लिए, मैं एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा, हालांकि वो भी कंबाइन कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन का एसएचएम एक वाई डायरेक्शन में स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम कर रहा है, दोनों को जोड़ दो, देखो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है। पर इतना नहीं करना है, अपने को लीनियर वाला करना है, इतना नहीं करना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो मान लो दो स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम कर रहे हैं, आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, एक स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम कर रहा है, इसके एसएचएम के लिए मैंने इक्वेशन x1 इज इक्वल्स टू, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं a1 है और साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, इस तरीके से ले लिया। और दूसरा वाला अगर हमारा एसएचएम कर रहा है, दूसरा वाला मेरा एसएचएम कर रहा है, और ये क्या है मेरा x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों का ओमेगा मैंने कैसा ले लिया, सबसे पहले क्या कंडीशन ले ली, ओहो मतलब कि सर आप बड़े चालाक हो, ठीक है ना। अब इसका फेस थोड़ा सा अलग ले सकता हूं चाहे तो, इस तरीके से डिफरेंट फेस ले लिया, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, यहाँ पे जो ऑसिलेशन की है वो सेम फ्रीक्वेंसी लिए, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेस, ठीक है, एम्पलीट्यूड अलग है और फेज अलग है, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेस। इसका क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड अलग है, हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड छोटा हो, इसका बड़ा हो सकता है इसका बड़ा हो, इसका छोटा हो, एम्पलीट्यूड अलग है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, बट जो यहाँ पे ओमेगा है ना बेटा वो सेम है, ओमेगा दोनों का यहाँ पे मैंने सेम लिया है, ओमेगा होता है रूट के बाई एम, मतलब के बाई एम का रेशियो दोनों के लिए बराबर है, सेम ओमेगा है, याद रखना। ये अभी जो केस किया जा रहा है ये बहुत ही बेहतरीन और पहला केस है हमारा, केस 1, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और आएगा एग्जाम में तो इसी से आएगा, मैं आपको भी बता के चलता हूँ, ठीक है ना, इसी से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट वाला केस है, बाकी केसेस भी पढ़ाऊंगा बट उस पर इतना ध्यान नहीं देना जितना ध्यान इस वाले केस पे देना है, पर उनको भी देखना जरूर है, ऐसे नहीं कि उनको पढ़ा ही नहीं, कि सर ने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है इसी को देख के चले गए, बाकी छोड़ो ना सर, ठीक है ना, चिल मारो सर, क्या फायदा, आपने इंपॉर्टेंट बोल तो दिया इसको, नहीं सब पढ़ने हैं, बट ये पहले पढ़ना है, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज, फेज अलग होने का मतलब हो सकता है एक ब्लॉक आगे जा रहा हो सकता है एक ब्लॉक पीछे आ रहा हो सकता है एक ब्लॉक आगे जा रहा हो दूसरा वाला थोड़ा पीछे से आ रहा हो, यानी कि उनका फेज अलग हो, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, दोनों का फेज अलग है, इसका फेज कितना है आप देख सकते हो ओमेगा टी, है ना, पहले वाले का फेज अगर आप ध्यान से देखो, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है हमारा ओमेगा टी, इसका फेज कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका फेज देख सकते हो, इसका फेज ज्यादा है ना, कितना है ओमेगा टी प्लस 5, और डिपेंड करता है 5 पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना 5, मैं अभी के लिए पॉजिटिव लेता हूं, किसका फेज ज्यादा है, नीचे वाले का, ठीक है ना। तरीका क्या है, इसके लिए मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, और मैं नहीं चाहूंगा आप डेरिवेशन के चक्कर में कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, एग्जाम में भूल जाओ क्या करना था, इसको बिल्कुल वेक्टर्स की तरह करना है, बिल्कुल वेक्टर्स, ये होता नहीं है वेक्टर पर इसका सॉल्यूशन वेक्टर जैसा है, तो मैं यहां जो लिख रहा हूं इस बात को याद रखना, इसका सॉल्यूशन वेक्टर जैसा है, ये वेक्टर है नहीं, वेक्टर जैसा सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन वेक्टर जैसा आता है, वेक्टर जैसा आता है। अब मुझे इस पे फर्दर किसी का क्वेश्चन नहीं चाहिए कमेंट्स में कि सर ये कैसे किया, क्योंकि मैंने बता दिया, आप इसको प्रॉपर जोड़ सकते हो, आप डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को लिख सकते हो, या तो आपको इतनी मेहनत करनी है आप इन दोनों को ऐड करके देखो, x1 प्लस x2, आप इनको ऐड करो, पहला क्या है a1 साइन ओमेगा टी, है ना, और फिर दूसरी इक्वेशन क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, आप इनका कॉम्बिनेशन कर रहे हो। तरीका क्या है, बेसिक तरीका है कि आप यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 5, इनको कंबाइन करो, उसको सॉल्व करो, प्रॉपर मैथमेटिक्स लगाओ, या फिर स्मार्ट तरीका, स्मार्ट मेथड ये है, यानी कि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल वेक्टर जैसा आता है, ये स्मार्ट मेथड है, इसलिए स्मार्ट मेथड को अपन स्मार्टली यूज करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि मैंने सफर बता दिया आपको, मंजिल क्या है, मंजिल है इसका सॉल्यूशन निकालना, हाँ अब सफर रास्ता मेरी मर्जी का, वो रास्ता लूंगा जो आसान है, जो सरल है, जो मंजिल तक आपको गारंटीड पहुंचाएगा, कोई घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपको फाइनली एक एसएचएम ही मिलेगा, यानी कि आप दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो एसएचएम ही मिलेगा, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी सेम है, आपको यहां एसएचएम मिल जाएगा दोबारा से,
है ना। तो अगर आप x की वैल्यू बात करो तो यहाँ पे आपको पता क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे कोई एक नया एम्पलीट्यूड मिलेगा, अभी भी SHM की इक्वेशन मिलेगी, अभी भी मुझे SHM की इक्वेशन मिलेगी, मतलब ऐसी दिखने वाली ही इक्वेशन मिलेगी। SHM की इक्वेशन ऐसी तो दिखती है कुछ कुछ, हाँ फेस कुछ अलग सा दिख रहा है आपको, कुछ अल्फा सा दिख रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे, बट इसका सॉल्यूशन SHM जैसा ही है। दो SHM को जोड़ा SHM ही मिला, कब, जब फ्रीक्वेंसी थी सेम। दो SHM को जोड़ा SHM ही मिला, कब, जब फ्रीक्वेंसी थी सेम। अब जो नया SHM हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड पता नहीं सर ए क्या है, पता नहीं सर अल्फा क्या है, हमें बस ये दोनों चीजें बतानी है, ए क्या है अल्फा क्या है। तरीका क्या है इन दोनों को निकालने का, तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, जैसा वेक्टर का होता है ना। इन वेक्टर्स में से आप इसको वेक्टर की तरह मान लो, इनमें से हाई फेस किसका है, ज्यादा फेस किसका है बताओ, सर नीचे वाले का, कम फेस किसका है, ऊपर वाले का, है ना। तो आप इसको वेक्टर की तरह बनाओ, जिसका फेस कम है उसको नीचे ऐसे ड्रॉ कर लो। कितना एम्पलीट्यूड है इसका, जल्दी से बोलो, कम फेस वाले का A1 है, ज्यादा फेस वाले का A2 है। ओ जैसे वेक्टर बनाते थे सर आपने तो वैसे ही बना दिया, मतलब A1 A2 को उसका मैग्नीट्यूड मान लिया, है ना, है ना, ऐसे ही किया ना। यानी कि सर A1 A2 एक तरीके से जैसे वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होते हैं ना, वैसे ही ले लिया। अच्छा कितना एंगल है इनके बीच में, कितना फेज है सर 5 है। ओ अच्छा सर इसको तो वेक्टर की तरह ही लेना है, यानी कि दो वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट चाहिए हमें, इन दोनों वेक्टर्स का क्या चाहिए एक तरीके से, ओ अच्छा हाँ इनका कुछ रिजल्टेंट चाहिए, ये चाहिए मुझे, इसका जो रिजल्टेंट है वो ए है, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। तो ए निकालने का तरीका क्या होता था वेक्टर्स में, अगर आपको याद हो, रिजल्टेंट, है ना, ए कैसे काम कर रहा है, जैसे रिजल्टेंट होता था। ओ अच्छा याद करो याद करो, कोसाइन रूल है ये, ए निकालने का तरीका वैसे ही जैसे वहां लगाते थे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ, 2A1 A2 कॉस फाइ, ये है, ठीक है ना। आया कहां से, मैंने आपको बताया, अगर आप इसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे यही आएगा, पर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं इसलिए हम वेक्टर की तरह कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर जैसा ही आता है। हम लोगों ने पहले से ये सफर तय किया हुआ है, टीचर जानता है ऐसा आएगा, इसलिए आपको समझा रहा है पहले से। आप चाहोगे इसको पूरा सॉल्व करना, कभी नहीं चाहोगे पूरा करूंगा, फिर आप बाद में यही कहोगे सर ऐसे रट लेते हैं, तो क्यों करना है, इसी को समझो, लिमिटेड समय है, एग्जाम पास है, दिमाग अपना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इस टाइम, इतना ही करना है जितनी जरूरत है, तो इतना ही करो अभी इसके बारे में, इतना ही समझो, ठीक है ना। यहां तक आप देख सकते हो। ओ अच्छा, और सर यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, आपको याद है वेक्टर्स में भी हम ऐसे करते थे, जब वेक्टर में रिजल्टेंट निकालते थे, ये A1 होता था, है ना, और ये A2 होता था, तो आप A2 को यहां रख देते थे, ठीक है ना, ये मेरा A2 होता था, तो आपका रिजल्टेंट ऐसे आता था, ये मेरा रिजल्टेंट होता था, जो कि यहाँ पे हम A लिख रहे हैं, और ये एंगल अल्फा होता था। और फिर हम लोग इसके कंपोनेंट लेते थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है इन दोनों के बीच का, फाइ, दिस इज A2 cos फाइ, और नीचे क्या बन जाता था, A1 प्लस, सॉरी ये A2 साइन फाइ होगा, A2 साइन फाइ, और नीचे क्या बन जाता था, A1 प्लस A2 cos फाइ, एक ट्राइंगल बनता था यहाँ पे, ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनता था, यहां से हम निकालते थे, ये बड़े वाले ट्राइंगल से हम tan अल्फा निकालते थे। जिसको याद नहीं है वो वेक्टर्स में दोबारा जाए, ठीक है ना, मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट लिखवा रहा हूं। हालांकि आपसे अल्फा बहुत ही कम चांस है कि पूछे, ना बराबर चांस है, आप लोगों से एम्पलीट्यूड ही पूछेगा, मैं भी आपको एम्पलीट्यूड वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपको 10 अल्फा निकालना भी है तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, A2 साइन फाइ डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 कॉस फाइ, समझ में आ रहा है। याद रखने वाली बात यह है, A1 वो है जिसका फेस कम है, जिसका फेस कम है उसका एम्पलीट्यूड A1 लिया है, जिसका फेस ज्यादा है उसका एम्पलीट्यूड A2 लिया है। हालांकि रिजल्टेंट में फर्क नहीं पड़ता किसका फेस कम है किसका फेस ज्यादा है, बट अल्फा निकालते टाइम फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको ऊपर A2 रखना है, जिसका एम्पलीट्यूड, जिसका फेस ज्यादा है उसको ऊपर रखा है, जिसका फेस कम है उसको A1 प्लस A2 cos फाइ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो ये तरीका होता है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पर ये कॉम्बिनेशन एक स्पेशल केस में है। स्पेशल केस क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेस, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट, फेस भी दोनों का अलग, ऐसे केस में हमने ये लगाया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, बिल्कुल वेक्टर जैसा आ रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, आप क्वेश्चंस देख सकते हो, अगर आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो हम कुछ सवाल देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे हमें बोला है x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यानी कि यहां SHM हो रहा है,
पहले आप देखो क्या फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ टी से पहले 1 लगा है, यहाँ टी से पहले 1 लिखा है, दोनों के लिए ओमेगा 1 है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लगा सकते हैं मेथड, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लगा सकते हैं। एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम ही आएगा, एसएचएम का कॉम्बिनेशन एसएचएम ही आएगा। यानी कि अब आपको यहां समझना है A1 क्या A2 क्या। ये 60 डिग्रीज है बेटा, ऑब्वियसली डिग्रीज में ही होगा, है ना, ये 60 डिग्रीज है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर यहां पे इसका फेज ज्यादा है, इसका कम है, यानी कि इसको अपना A1 मान लेते हैं, इसको A2, वैसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा, आप किसी को भी A1 A2 लिख सकते हैं। अगर आप अल्फा निकाल रहे हैं तो A1 A2 को ध्यान रखना है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ये तो बहुत आसान है, पर यहाँ फाई बताओ फटाफट, फेज डिफरेंस, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो फाई आ जाएगा ना आपका, ठीक है ना। यहाँ पे फेज डिफरेंस आपका फाई कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ए का फॉर्मूला आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos फाई, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, A1 स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू cos 60, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो मैं डायरेक्टली डाल रहा हूं यहाँ 1/2, ठीक है। 2 ने 2 को मार दिया, यहां से कितना आ गया हमारा 9 प्लस 16 प्लस 12, कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 9 प्लस 16 हो गया 25 प्लस 12 यानी कि 37। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √37 सेंटीमीटर। आया समझ में, यानी कि यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो √37 आएगा, रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो √37 आएगा। यही हमने पढ़ा था ना अभी पीछे कि अगर हम दो एसएचएम को जोड़ रहे हैं तो A1 एक का एम्पलीट्यूड, A2 दूसरे का, रिजल्टेंट ऐसा बनता है। अल्फा हमें पता है कैसे निकालना है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां पे कैलकुलेट कर लिया है, वो √37 आया, ठीक है। और देखो यहां पे क्या है, ए एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे अगेन आपको यहां पे देखने में ऐसा लगेगा, ऑब्वियसली पहले फ्रीक्वेंसी तो सेम है, आप देख के ही बता सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी भी 1, ठीक है ना, ओमेगा की वैल्यू 1 आ रही है, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई में क्या है बताओ, क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना सर, 1 है ना, फिर 1 तो है ना, ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 जरूर होता है, ओके, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 1 है, ठीक है। पर अब आप कहोगे सर यहाँ A1 A2 कैसे देखें, यहाँ कॉस साइन, आप देखो ध्यान से, ऐसे देखने में लग रहा है सेम फेज है, पर सेम फेज है नहीं, क्योंकि एक साइन में लिखी गई है चीज, एक कॉस, और साइन और कॉस में पहले दिन से मैंने आपको बताया इस चैप्टर में साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यानी कि इस इक्वेशन को पहले आप रीराइट करो, आप ऐसे लिख सकते हो 3 साइन टी प्लस 4 टाइम्स साइन टी प्लस π/2, देख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप इन दोनों के फेज को कंपेयर कर सकते हो, तो किसका फेज ज्यादा है, कॉस वाले का फेज ज्यादा है, तो यानी कि यहां पे आप इसको A1 कह दो और इसको A2 कह दो, पर फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट तो इजीली आ जाएगा, यहां से आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos π/2, क्योंकि फाई हमारा यहाँ पे पता चल रहा है π/2 है, और cos π/2 आप जानते हो कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0। ओह ये तो बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लग गई है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ही बन गया, है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो 0 आ गया, यानी कि ये आ जाएगा 5। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, √25 5 होता है, ठीक है। और देखो आगे, हाँ, SHM is represented by x is equals to 3 sin t minus 4 cos t. The amplitude of SHM is. So बेटा यहां पे प्लस माइनस साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, इससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ प्लस हो प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता एम्पलीट्यूड में, ठीक है ना, नो डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में अपने को टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना, एक ही बात है, यानी कि सिंपली सर यहां से दोबारा से हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। आंसर में कोई बदलाव नहीं है, कोई खेद नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो यहां पे क्या कहता है, SHM is represented by x is equals to 5√2 sin 2πt plus cos 2πt, द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। देखा जाए यहां पे बस कॉमन ले लिया गया है, ये 5√2 sin 2πt है, ठीक है ना, प्लस 5√2
cos 2 पाई टी है, यही तो है। अगर आप ध्यान से देखोगे यही तो दिया है ना हमें क्वेश्चन में, है ना, यही दिया है एग्जैक्टली सर, यही दिया हुआ है हम लोगों को। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये A1 है और ये मेरा A2 है, वो दोनों बराबर ही है ना, यहाँ A1 A2 दोनों ही बराबर है, 5√2 है। क्या फ्रीक्वेंसी सेम है? बिल्कुल सेम है, यानी कि हम लगा सकते हैं, यानी कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? साइन कॉस के बीच में 90 डिग्री होता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख दो यहाँ साइन 2 पाई टी प्लस 90 डिग्री, है ना, आपको पता है इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो फाई तो पहले से मैंने आपको बता दिया, पिछले 2 क्वेश्चन में आप यही कर रहे हो। अब फिर से मत पूछना ये कैसे आया, मैंने फिर बता दिया था आपको, यहाँ साइन कॉस होता है तो फाई 90 होता है, नहीं तो आप इसको साइन 2 पाई टी प्लस 90 डिग्री लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे a दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा? ये तो सर बेसिकली 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, है ना, यही तो आ गया ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5√2, 25 इंटू 2 50, मतलब 100 आ गया, यानी कि ये 10 आ गया, ठीक है ना। वैसे भी आप इसको a√2 लिख सकते हो, अगर a1 a2 मतलब a1√2 या a2√2 ये आंसर आना था, तो वहीं से भी आपका 10 ही आंसर आएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो जो भी मैंने केस किया, जो मैंने आपको भी केस बताया, वो वाला कौन सा था? वो कॉम्बिनेशन तो हम लोग कर रहे थे, पर इन कॉम्बिनेशन में जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी वो कैसी थी? सेम थी। तो अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए वो सेम फ्रीक्वेंसी वाले। एक सेकेंड, ठीक है ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी वाले किए हैं, ये अपना पहला केस किया, ठीक है। सो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कंबाइन कर सकते हो और हमारा एसएचएम आएगा। 2 एसएचएम को ऐड करके एसएचएम ही आ रहा है, 2 एसएचएम को ऐड करके क्या आ रहा है? एसएचएम ही आ रहा है। बस एक केस में क्या होगा, मान लो अगर आपका एक हो, मान लो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस x1 x2 की जगह दे दे माइनस a साइन ओमेगा टी, वो कैंसिल हो जाए, जीरो आ सकता है, बस इतना ही हो सकता है। बट अदरवाइज हमें हमेशा 2 एसएचएम मिलके एक एसएचएम ही देंगे, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। 2 एसएचएम मिलके एक एसएचएम ही दे रहे हैं, 2 से ज्यादा भी ऐड करूंगा तो भी एसएचएम मिलेगा, है ना। यानी कि कंक्लूजन के तौर पे आप ये चीज चाहे तो लिख लो, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ फ्रीक्वेंसी, है ना, कंक्लूजन के तौर पे, और मतलब आंसर तो मैं निकालना आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इफ 2 और मोर, ठीक है ना, if 2 or more SHM combines, ठीक है ना, with same frequency in same direction, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, लीनियर मोशन हो, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है बट परपेंडिकुलर नहीं, कोई एंगल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3, आप 2 से ज्यादा एसएचएम को भी कंबाइन कर सकते हो तो आपको कुछ x मिलेगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी एसएचएम ही होगा, तो रिजल्टेंट भी कैसा होगा? ऑलवेज एसएचएम। तो रिजल्टेंट भी एसएचएम है, तो 2 एसएचएम को कंबाइन करके एक तीसरा एसएचएम ही मिल रहा है, सीधी सी बात है। और एसएचएम पीरियोडिक भी होता है, अगर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है तो वो पीरियोडिक भी होगी, एसएचएम भी है और पीरियोडिक भी है। और एसएचएम में कोई पीरियोडिक पूछे तो मजाक कर रहा है, एसएचएम में तो पीरियोडिक तो होगा, ये कोई सवाल थोड़ा ना हुआ। ऐसा हो सकता है कि एसएचएम और पीरियोडिक ना हो? मतलब ही नहीं है सर, एसएचएम है तो पीरियोडिक हो गई, तो रिजल्टेंट ऑलवेज एसएचएम। बस एक ही केस में नहीं हो सकता, मगर इन सबको ऐड करके जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया तो एसएचएम नहीं होगा, वो तो फिर अजीब सी बात हो गई, जीरो तो आ गया तो फिर तो बचा ही नहीं कुछ, है ना। तो अदरवाइज हमेशा एसएचएम मिलेगा। पर अब हम लोग डिस्कस करें कि अगर हम डिस्कशन में बात करें फ्रीक्वेंसी अलग है, तो इसमें भी याद रखना, मान लो इसमें कुछ और कुछ सॉल्व नहीं करना है, मान लो आप एसएचएम को ऐड कर रहे हो, मान लो आपको x1 दे रखा है कुछ a1 और यहाँ पे दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, x2 हमें दिया हुआ है a2 और साइन 3 ओमेगा टी, x3 हमें दिया हुआ है a3 और साइन 6 ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस a3 साइन ऑफ 6 ओमेगा टी। अच्छा, यहां पे साइन या कॉस हो फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना, साइन या कॉस लिख सकता हूं, बस आप फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड देखो। मैंने बहुत अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी दी है, आपको दिख रहा है यहाँ ओमेगा है ना, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है, हमारा ओमेगा है, यहाँ 3 ओमेगा है, 6 ओमेगा है। तो कहने का मतलब है
ये इंटीजर मल्टीपल है, 1 3 6 है ना, 3 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में भी 6 आता है, 1 के टेबल में भी 3 आता है, मतलब ये इंटीजर है। इनका अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेशियो लोगे तो आपको इंटीजर रेशियो मिल जाएगा ना। अरे समझ रहे हो मेरे मतलब, यहाँ सबसे छोटी कौन सी है, ओमेगा टी, इसको डिवाइड करो क्या आ जाएगा 3 ओमेगा टी, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6, 3 और 6 को भी डिवाइड करो, 3 के टेबल में 6 आता है ना, 3 के टेबल में 6 आता है, यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूंगा पर इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, डिफरेंट है, आप देख सकते हो। केस 2 यहां पे कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट, तो जिनको आप ऐड कर रहे हो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये एसएचएम नहीं देगा, याद रखना, आप इनको ऐड तो कर रहे हो पर दे विल नॉट गिव एसएचएम, ये आपको एसएचएम नहीं देगा। जो इसका रिजल्ट है ना, यानी कि जो एक्स है इज नॉट एसएचएम, जो अब आपको एक्स मिलेगा वो एसएचएम नहीं मिलेगा, एसएचएम सेम फ्रीक्वेंसी पे ही मिलता। पर बट जो आंसर आएगा वो पीरियोडिक आएगा, बट आंसर इज पीरियोडिक, पीरियोडिक होगा। ये पीरियोडिक कैसे पता चला कि पीरियोडिक होगा, वो इसलिए है क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो कैसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये इंटीजर मल्टीपल है एक दूसरे के, है ना, 3 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में ये आता है, तो यानी कि ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों छोटी फ्रीक्वेंसीज के टेबल में आती है, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगी। ये 6 वाली को आप इन दोनों से डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड करके इंटीजर आ रहा है तो सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ 6 ओमेगा टी को अगर आप डिवाइड कर रहे हो ओमेगा टी से तो भी कट रहा है, 6 आ रहा है, या फिर आप देख सकते हो 6 ओमेगा टी को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 3 ओमेगा टी से तो भी एक इंटीजर आ रहा है ना, है ना। तो यहाँ पे आपको इंटीजर मिल रहा है ना, यानी कि जो हम लोग ऐसे ही करके देखेंगे, अगर सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी बाकी छोटियों से कट जाए, है ना, तो हमें हमेशा क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा, है ना, हमारा सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा, पर एसएचएम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप याद रखो भाई, एक ग्राफ है जिसका टाइम पीरियड ये है, यानी कि पहले वाले का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई बाय ओमेगा, अगले वाले का क्या है, ये है हमारी, इसमें 3 वेव्स आ जाएंगी, x2 की इसमें एक्चुअली 3 वेव्स आ जाएंगी, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय 3 ओमेगा, 2 पाई बाय 3 है, सॉरी, इसका कितना, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई बाय ओमेगा है, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय 3 ओमेगा, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय 6 ओमेगा। सभी का टाइम पीरियड अलग है क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा में इसकी एक वेव आएगी, इसकी 3 आएंगी, इसकी 6 आएंगी, है ना, इसकी एक आई है और एक की कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 3 आ जाएंगी और एक की यहाँ पे 6 वेव्स आ जाएंगी। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा ना, बहुत अजीब सा मिलेगा, अजीब सा रिजल्टेंट मिलेगा, यानी कि आपको फाइनल आंसर ऐसा तो मिलेगा, कोई वेव तो बनेगी, बट ये सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं होगी, देख रहे हो अजीब सी वेव आ रही है, तो फाइनल वेव साइन और कोसाइन जैसी नहीं है, थोड़ी अजीब सी है, अजीब सी है ना, टेढ़ी मेढ़ी सी वेव बन रही है। तो वेव हमारी पीरियोडिक होगी, जो अपने आप को रिपीट करेगी, पर वो एसएचएम नहीं होगी, ठीक है ना, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। यहां पे हमारा आंसर आएगा पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, ठीक है ना, पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है। हाँ, लास्ट केस, अगर हम तीसरे केस की बात करें, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको x1 दे दे कुछ a1 साइन ओमेगा टी, x2 दे दे आपको a2 कॉस 2 ओमेगा टी, x3 आपको दे दे a3 कॉस 5 ओमेगा टी, तो आप देख सकते हो 5 को 2 से डिवाइड करोगे इंटीजर नहीं आएगा, है ना, 5 बाई 2 इज 2.5, नॉट इंटीजर। आप समझ रहे हो, अब यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है ना, यहाँ पे अब आपको दिक्कत मिलने वाली है, यहाँ दिक्कत होगी, इंटीजर नहीं आ रहा, है ना, और भी ऐड कर सकते हो उसमें साथ साथ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इंटीजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखेंगे, तो नाइदर एसएचएम नोर नॉट पीरियोडिक, नाइदर एसएचएम, तो ना तो ये हमें एसएचएम देगा नॉर पीरियोडिक, तो पीरियोडिक भी नहीं है और एसएचएम भी नहीं है, ऐसी वेव ना तो पीरियोडिक है ना एसएचएम है, तो ऐसे में आंसर ना तो पीरियोडिक आएगा ना एसएचएम आएगा। यानी कि केस 1 में अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, जो भी 2 या 2 से ज्यादा वेव्स ऐड कर रही हैं, अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड चाहे अलग हो, फेज चाहे अलग हो, फर्क नहीं पड़ता, एसएचएम मिलता था। सेकेंड केस में मैंने देखा फ्रीक्वेंसी अलग तो है, बट जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर छोटी वाली फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी छोटी वाली फ्रीक्वेंसी से डिवाइड होकर इंटीजर दे देती है ना, ऐसा है। तो यानी कि वहां पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वहां पे आपको कैसा मिल जाएगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे पीरियोडिक मिल जाएगा, हार्मोनिक तो नहीं मिलेगा, हार्मोनिक तो सेम फ्रीक्वेंसी में होता है, पर यहां पे सब कुछ ही नहीं है। आप देख सकते हो ये ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी है, हाँ 2 ओमेगा को ओमेगा से करोगे 2 आ जाएगा, बट 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर नहीं आएगा,
इंटीजर नहीं आया इसका मतलब ना तो एसएचएम है ना ही पीरियोडिक है। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में मत कंफ्यूज हो जाना कि सर हमें कहीं ऐसे दिया था x इज इक्वल्स टू 2+3 साइन ओमेगा टी, सर ये एसएचएम है, पीरियोडिक है या नहीं है? अरे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नहीं देखते, कांस्टेंट को मत देखो, बस ये याद रखो यहाँ 3 साइन ओमेगा टी एसएचएम है, ऐसे याद रखो। अच्छा हाँ, मतलब बस इसको देखना है, इसको मत देखो, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये डेफिनेटली एसएचएम है। ठीक है ना, ये एसएचएम है, और एसएचएम है तो पीरियोडिक, एसएचएम प्लस पीरियोडिक बोथ, एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो बोथ है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब अगर यहाँ कुछ प्लस माइनस में यहाँ 2 माइनस होता या 2 प्लस होता या 3 साइन ओमेगा टी माइनस, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, इसको देखना ही नहीं होता अपने को, है ना, इसको देखना ही नहीं होता, इसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी देखनी ही नहीं होती हमें, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। सो अगला कॉन्सेप्ट जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप लोगों को याद है सिंपल पेंडुलम क्या होता था? सिंपल पेंडुलम क्या है भाई, वो ऐसे 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 ऑसिलेट करता था ना। चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। अब भैया अगर हम सिंपल पेंडुलम पढ़ा रहे हैं तो हम इसको एक बार शो कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम टांग देते हैं और इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, दिस इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम कहा करते हैं, दिस इज एसएचएम। पेंडुलम मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, पर एक सर्टेन कंडीशन पे, हर बार नहीं करता, एक सर्टेन कंडीशन पे ये एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और वो कंडीशन है छोटे एम्पलीट्यूड्स के लिए, छोटे एम्पलीट्यूड्स के लिए। और वो एम्पलीट्यूड छोटे का मतलब जो एंगल है ना यहाँ पे, मतलब ये देखो ये किसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी नहीं कर रहा ना ऑसिलेट, इसको थोड़ा सा 3 या 4 डिग्री तक ले जाऊं फिर एसएचएम है। ठीक है ना, बट अगर मैंने ज्यादा ले लिया, 7, 8, 9 डिग्री ज्यादा ले लिया, फिर अब मैं एसएचएम नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बट इतने छोटे से रेंज में टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। और आप देखते हो ये थोड़ी देर बाद रुक भी जाता है। रुकने का जो असली रीजन है, असली वजह जो रुकने की है ना, वो वजह साफ है कि ये कुछ डैम्पिंग है। डैम्पिंग का मतलब कुछ रेजिस्टिव फोर्स है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। होते हैं यहाँ रेजिस्टिव फोर्स, हम इग्नोर कर देते हैं, पर रेजिस्टिव फोर्स होते हैं। ठीक है, बट अभी हम जो मान के चलेंगे, हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन जहां रेजिस्टेंस मान ही नहीं रहे। यहाँ पे अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो सिंपल पेंडुलम में क्या होती है, एक रस्सी होती है, मासलेस रोप। ठीक है ना, यहाँ पे जो रस्सी ली जाती है ये कैसी ली जाती है? मासलेस। ठीक है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस स्ट्रिंग है, ये अपनी मासलेस स्ट्रिंग है, इसके पास कोई मास नहीं है, और नीचे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लगाया गया, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने तो काफी बड़ी चीज बांधी हुई थी। एक्चुअली यहाँ क्या होता है, इसको बोलते हैं बोब। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? बोब। ठीक है ना, इसको अभी हम कैसा मान के चल रहे हैं? पॉइंट मास। वी आर कंसिडरिंग बोब एज पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, इसको बिल्कुल पॉइंट मास मान के चल रहे हैं। और अगर आप क्या करोगे, सिस्टम को थोड़ा सा डेविएट करोगे, इसको थोड़ा सा एंगल दे रहे हैं, मैं मान लेता हूं यहां पे ले गए इसको। ठीक है ना, इसको मैंने एक छोटा सा एंगल दे दिया है, बहुत छोटा सा एंगल दे दिया है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एंगल दे दिया है। यहाँ पे जो एंगल दिया है, कैसे घुमाया मैंने इसको? क्लॉक या एंटी क्लॉक? लेफ्ट ले गया हूं मैंने इसको, कैसे घुमाया? इस तरीके से, है ना, क्लॉकवाइज। तो मैंने इसको एक एंगल दे दिया क्लॉकवाइज, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, है ना, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया थीटा से। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको फोर्सेस नजर आएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं आपको फोर्सेस ब्रेक करके दिखाता हूं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख सकते हो यहां पे क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा इस पे? बोब पे mg। ठीक है ना, इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, यानी कि ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और यहां पे जो लगेगा mg sin थीटा। ठीक है ना, इस mg sin थीटा को आप रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हो, क्योंकि यही इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लाता है। बट इसको तभी रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं जब ये एंगल बहुत छोटा है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपसे पूछे यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो mg sin थीटा हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स है ये। ठीक है ना, बट मैं इसको इससे नहीं कराऊंगा, मैं इसको रोटेशन से समझाऊंगा आपको। यहां टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, एक टॉर्क भी लगेगा यहां पे। अगर मैं अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास करूं, मान लो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है, सपोज ये पेन इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिख रहा है,
ये पेन इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से टॉर्क लगेगा। यहां से फोर्स कितना लग रहा है आप देख सकते हो, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। अगर ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जो मेरी लेंथ है पेंडुलम की r बन जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो मेरा r बन जाएगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस। याद है ना, टॉर्क r क्रॉस f होता था, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मेरा AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। AOR याद आया, रोटेशन में पढ़ाया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR। यहां से कितना डिस्टेंस है फोर्स का, सर एक यहां लग रहा है mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। अफसोस कि ये फोर्स आपको टॉर्क नहीं दे सकता है, क्योंकि ये आर के पैरेलल है। ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर है आर के, है ना, ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर है आर के, ये टॉर्क देगा, ये एलिजिबल है टॉर्क के लिए। यहां पे जो आपका टॉर्क मिलेगा आप इसी को रिस्टोरिंग टॉर्क कह सकते हो, ठीक है ना। ये सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं मैं, रिस्टोरिंग छोटा छोटा करके लिख रहा हूं नीचे, टॉर्क रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लगेगा आपका आर क्रॉस एफ, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है, तो यहां से आपका लगेगा mgr, ठीक है ना, mgr sin थीटा। आर की जगह हम एल डाल सकते हैं, तो यहां से लगेगा mg sin थीटा इंटू एल, यानी कि mgl sin थीटा। और आप देखना मैं यहां पे एक नेगेटिव साइन डालूंगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया था और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। घुमाया था क्लॉकवाइज और टॉर्क लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं रीस्टोरिंग के लिए। ये नेगेटिव साइन रीस्टोरिंग दिखा रहा है कि यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम टॉर्क की जगह याद है लिखते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। आई का मतलब क्या है, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, भूल तो नहीं गए रोटेशन, याद है ना, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद आ रहा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी पढ़ा है थोड़े टाइम पहले, रोटेशन मैकेनिक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस mgl, और यहां पे साइन थीटा। ठीक है, अब बात याद रखना, यहां तक अगर हम ध्यान से देखें हमें एक चीज समझ में आती है, अगर मैं अल्फा लिख दूं माइनस mgl साइन थीटा बाय कितना आई, ठीक है, और उसके बाद अल्फा को क्या लिख सकता हूं, इसके बाद अल्फा को फर्दर लिख सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। जैसे अल्फा है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा है क्या मेरा, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, और कुछ नहीं है। अल्फा इज नथिंग बट दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दो बार थीटा का डिफरेंशिएशन करने से आएगा ये एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन दो बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से आता है ना, अरे ए क्या होता है, dv बाई डी टी या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वैसे अल्फा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल बन गई, अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन बन गई माइनस mgl डिवाइडेड बाय आई साइन थीटा। पर ये देखो SHM की इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट SHM। अभी ये SHM की इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। SHM की इक्वेशन होने के लिए ना पता है क्या होना चाहिए, याद करो जब हमने SHM की इक्वेशन पढ़ा था, है ना, SHM की इक्वेशन हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, है ना। यहां अगर x है तो यहां भी x होना चाहिए। तो हमारे केस में अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना। अगर ऐसा होगा तो ये भी SHM की इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन हमने पहले स्प्रिंग मास सिस्टम में बनाई थी ना। अब ये इक्वेशन हम यहां बना सकते हैं, यहां रोटेशन में बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बना सकते हैं, रोटेशन, इसको हम एंगुलर SHM भी कह सकते हैं, दिस इज नोन एज एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM में ये इक्वेशन बनाई जा सकती है, ठीक है ना। पर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होना चाहिए, साइन थीटा से काम नहीं बनेगा। हमारे केस में अगर हम ध्यान से देखें, हमारे केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये तो सही है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर भी होगा बेटा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, बट यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा नहीं है। पर हम लोग छोटे एंगल के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटू से एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल, अब आप समझोगे छोटे एंगल क्यों लेते थे, क्योंकि छोटे एंगल के लिए ही मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं, रेडियन में होगा थीटा, ठीक है ना, थीटा लिख सकता हूं। अगर मैं इसको थीटा लिख सकता हूं तो छोटे एंगल, बड़े एंगल पे नहीं। इसलिए बड़े एंगल्स में SHM नहीं है, छोटे एंगल में SHM है। क्योंकि अगर आप साइन थीटा को थीटा लिखना चाहते हो वो तभी लिख सकते हो जब एंगल छोटा हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। अरे बाप रे, ये तो समझ में आ गया। यानी कि छोटे एंगल के लिए आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो mgl बाय आई इंटू थीटा।
अगेन अब हम इसको क्या मान ले, इसको शॉर्ट में हम क्या मान ले, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या मान ले, जो भी थीटा के साथ लगा है ओमेगा स्क्वायर, जैसे पहले एक्स के साथ जो लगा होता था उसको ओमेगा स्क्वायर लेते थे। ओमेगा क्यों नहीं लेते थे, एक दो बच्चों का डाउट था, ओमेगा इसलिए नहीं लेते वरना फिर फाइनल सॉल्यूशन में अंडर रूट ओमेगा आएगा। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो इक्वेशन में आंसर में ओमेगा आता है, अगर यहाँ पे ओमेगा लिख देता तो आंसर में रूट ओमेगा आने लगता। हम नहीं चाहते रूट में आंसर आए, इसलिए हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, यानी कि ये इक्वेशन में ओमेगा मेरा अंडर रूट mg/l/i बन गया। हमने ओमेगा स्क्वायर को ये माना हुआ है ना, ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, mg/l/i। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप ध्यान से देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख सकते हो बहुत आसानी से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अरे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। पॉइंट मास है, यहां से कितना डिस्टेंस है l, तो आप इसको ml² लिख सकते हो और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हो m ने m को कैंसिल किया, l से l कट गया, यानी कि ये आ गया g/l। और अब आप देखना जादू, जादू ये है कि अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो वो हो जाएगा 2π/ω, और 2π/ω की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट g/l। कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट g/l। ओ ये तो अंडर रूट l/g आ गया, ठीक है ना। क्या यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना टाइम पीरियड का, यही फॉर्मूला तो होता है, जस्ट यहाँ छोटी सी डेरिवेशन हो गई इसकी। यही फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं और यही होता है। पर यहाँ पे आपने एक चीज प्रूफ करी है, देखा आपने ध्यान से, छोटा एंगल नहीं लेते ना तो फंस जाते, फिर एसएचएम की इक्वेशन नहीं बनती, फिर वो ऐसे ही हमारा हार्मोनिक मोशन होता पर एसएचएम नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। ओके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है याद रखनी, इस इक्वेशन को याद रखना, 2π√l/g। यहाँ पे g मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे g मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, l मेरी स्ट्रिंग की लंबाई है। अब g हर जगह पे बदल सकती है, g अगर बदल गया तो फिर हमारा टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ सवाल क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 39.2/π², जी की वैल्यू ये है, टाइम पीरियड कितना होगा, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√l/g, है ना। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू डाल देंगे, कौन सी बड़ी चीज है सर, लेंथ की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, कितनी हो गई जल्दी से बोलो, 39.2 डिवाइडेड बाय π², ठीक है ना। और g की जगह हम क्या डाल रहे हैं, 9.8 डाल रहे हैं, g की जगह हम 9.8 डाल देते हैं, तो 9.8, और अगर आप ध्यान से देखोगे इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। 9.8 इंटू 4 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ऊपर से कितना आ गया 2π, नीचे से √π² है, रूट से बाहर ले आओ तो पाई आ जाएगा, π² को बाहर ले आओ, और ऊपर से अंडर रूट 4 है तो ये आ जाएगा 2, यानी कि पाई ने पाई को कैंसिल किया, 4 सेकेंड आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। इजी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन। The mass of a bob suspended in a simple pendulum is halved from the initial mass its time period। तो अगर आप ध्यान से देखोगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है क्या, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√l/g। क्या फॉर्मूला है, 2π√l/g। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो तो आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी, वो मास पे इंडिपेंडेंट है ना, मास से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो अगर मास की बात करें, उसको बढ़ाने से घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कैसा रहेगा, अनचेंज्ड, टाइम पीरियड में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा। The length of a simple pendulum is increased 4 times of its initial value, its time period with respect to previous। तो लेंथ को हम कितना कर रहे हैं, 4 गुना, टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है ना, आप देख सकते हो यही तो है ना, t इज इक्वल्स टू 2π√l/g। तो लेंथ को अगर हम बढ़ा रहे हैं 4 गुना, 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो जो नया टाइम पीरियड है t' प्रोपोर्शनल टू 4l, है ना, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2l, यानी कि जो मेरा t' है वो कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2√l, यानी कि वो 2 टाइम्स t हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा मेरा, ट्वाइस हो जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा अगर लेंथ को 4 गुना करोगे। अगर आप 9 टाइम्स करते तो अंडर रूट लेते 3 टाइम्स आ जाता, अगर आप 16 टाइम्स करते तो टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाता, ठीक है। If the amplitude of simple harmonic pendulum is double, how many times will the value of its maximum velocity change? तो ये तो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें, V max का फॉर्मूला यहाँ पे भी आप सेम रख सकते हो, ओमेगा ए,
एम्पलीट्यूड को कितना कर रहे हो आप, बोलो डबल कर रहे हो, ओमेगा को सेम रखते हो, एम्पलीट्यूड को डबल करते हो तो वी मैक्स भी कितना हो जाएगा, वी डैश मैक्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ओमेगा ए यानी कि 2 टाइम्स वी मैक्स। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हो तो वी मैक्स भी डबल हो जाएगा। मतलब कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें वो भी ऐसे ही है, यहाँ पे और यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, वो ऐसे एसएचएम कर रहा है, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है ना, ये भी मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, आप देख सकते हो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन। यहाँ पे मेरा वी मैक्स होगा, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मेरी वी मैक्स होगा, यहाँ पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, और वी मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल। हाँ, बट विद इन द एसएचएम, ऐसा नहीं है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा कर दे। ठीक है ना, विद इन एसएचएम। सिंपल पेंडुलम इनसाइड लिफ्ट, अगर इसी सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर ले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, इस पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो अगर हम लिफ्ट के अंदर इसको रखते हैं, इस तरीके से लिफ्ट के अंदर रखते हैं और फिर कंडीशन लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ही केस है। यहां पे मेरा पेंडुलम है, ठीक है ना, सबसे पहले हम केस ए लेते हैं, यहां पे हम लेते हैं लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब लिफ्ट मैंने मान लिया ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो आपको याद है जी इफेक्टिव क्या होता था, डायरेक्ट करेंगे, अब इसको फिर से शुरू से जीरो से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, नहीं भी याद तो इसको याद रखो बेटा। ठीक है ना, याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है तो नीचे हमारा एक सूडो फोर्स भी लगता है, नीचे यहाँ एम जी प्लस ए हो जाता था, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ जी इफेक्टिव। यहाँ पे जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये पेंडुलम फील कर रहा है वो एसएचएम कर रहा होगा, बट अब इस पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये एक्स्ट्रा फोर्स नीचे फील करता है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पे जी प्लस ए होगा। तो अगर आप यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, सॉरी यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो 2 पाई अंडर रूट, है ना, एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। ठीक है, तो टाइम पीरियड कैसा हो गया है, रिड्यूस हो गया, टाइम पीरियड आपका रिड्यूस हो गया है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने से वो कम हो गया, टाइम पीरियड आपका कम हो गया है। ठीक है, सेकंड केस अगर हम ध्यान से देखेंगे, लिफ्ट की अगर हम बात करें तो मैं मान लेता हूं यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, लिफ्ट अगर सेकंड केस में एक्सेलरेटिंग डाउन, अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अब तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है ना, अब तो आप समझ ही गए होगे, सर ये तो अब नीचे जा रही है, तो फिर यहाँ जी इफेक्टिव क्या होता है, जी माइनस ए, है ना। तो अगर आप बात करो कि सर अब क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जी इफेक्टिव की बात करो तो आप बोलोगे सर वो जी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि जो मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा वो 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, ये क्या कर गया अब आपका, जैसे उसमें रिड्यूस हो गया था, डिक्रीज किया था, रिड्यूस या फिर डिक्रीज हुआ था वहां टाइम पीरियड, यहाँ पे दूसरे वाले केस में जब नीचे जा रही है तो ये क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज करके। ठीक है ना, इसमें भी दो मजेदार क्वेश्चन बनाता है, मैं आपको बताता हूं, देखो इसी में सारे समझ लेते हैं। ठीक है ना, इसमें और क्या दो मजेदार केस बनाता है, थर्ड केस में आप मान लो सबसे सिंपल कि सर मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चाहे ऊपर हो या नीचे फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, तो टाइम पीरियड वही रहेगा जो था, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं रहा, वो 2 पाई रूट एल बाय जी ही हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है चाहे ऊपर या नीचे जाए, तो इसमें टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। ठीक है, और क्या बोल सकता है, फ्री फॉल। ठीक है ना, अब क्या केस ले सकता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब इसी का केस हो गया, यानी ए को जी डाल दो, फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया, ए को आप क्या डाल दो, लिफ्ट नीचे जा रही है, फ्री फॉल कर रही है ना, यानी कि नीचे की तरफ ही ना एक्सेलरेशन, और वो जी के इक्वल हो गया, फ्री फॉल इसी का स्पेशल केस हो गया। तो हमारा जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा जी इफेक्टिव हो जाएगा जीरो, है ना, ए माइनस जी, यानी जी माइनस जी जीरो हो गया। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, 2 पाई रूट एल बाय जीरो, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड हो गया, वो नीचे ही नहीं आएगा कभी भी। तो यहां पे हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट। तो फ्री फॉल के केस में हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है ना,
ओके, ऐसे ही कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि मान लो कि अर्थ है, ऐसे ही वो सवाल ऐसे बना लेता है, मान लो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है ना, कोई सैटेलाइट वगैरह रिवॉल्व कर रहा है ना, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ पे वो पेंडुलम टांग दे तो, ठीक है ना, यहाँ पे वो पेंडुलम टांग दे तो इसका टाइम पीरियड यहाँ पे पी, क्योंकि इस पे दो चीजें लग रही होती है ना, एक जी ऐसे लग रहा होता है, एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है। तो इस पे नेट एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव इसका जीरो हो जाता है, इसका जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आता है वो इनफाइनाइट आता है ना, यानी कि पेंडुलम इनसाइड, यहाँ पे एक्चुअली इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेंडुलम इनसाइड सैटेलाइट, ठीक है ना। अगर सैटेलाइट के अंदर आप पेंडुलम कंसीडर कर रहे हो तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर इफेक्टिव जी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। पेंडुलम इनसाइड अगर लेफ्ट है उसमें है सैटेलाइट के अंदर, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्या हो सकता है, पेंडुलम अगर हम गाड़ी के अंदर रख दें, कार के अंदर, बस के अंदर, कार के अंदर, कहीं भी ऐसे रख दें, ठीक है ना, मान लो कि बस के अंदर है या कार के अंदर है, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, ऐसे गाड़ी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, दो टायर नहीं है, बाकी टायर होंगे, पीछे दिख नहीं रहे हैं वो, ठीक है ना, मजाक मत उड़ाना कि सर कि दो टायर वाली कार कैसे चल जाती है सर, ठीक है, दो टायर पीछे होंगे भाई, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मान लो ये कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, सपोज कर लो ये कार आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो ये पेंडुलम पीछे हो जाता है, ये भी इक्विलिब्रियम है इसका, ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितना पीछे चला जाता है, ये सवाल हम लोगों ने पहले भी किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, हमसे ये एंगल पूछ लेता था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ये कोई नया सवाल तो है नहीं, बस यहाँ पे एसएचएम मोर हो जाएगा, तो यानी कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये थीटा एंगल पीछे चला जाता है। और ये थीटा एंगल पीछे कैसे जाता है, हम एक सूडो फोर्स लेते थे पीछे की तरफ ma, और नीचे की तरफ क्या लेते थे, अगर आपको याद हो mg, आप चाहो तो ये एंगल थीटा निकाल सकते हो, हमने देखा था यहां से जो टेन थीटा होता था वो आता था ma/mg, या फिर हम लिख सकते हैं इसको a/g, बट ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है ना, कार में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसके अबाउट करेगा, यानी कि अगर ये एसएचएम कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना, वो यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। और यहां पे जो हमारा जी इफेक्टिव होता है, क्योंकि दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक एक्सेलरेशन इधर, एक एक्सेलरेशन जी इधर, तो अगर आप इफेक्टिव निकाल रहे हो, आप जी इफेक्टिव की बात करते हो, यहां पे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे ये लगेगा, यानी कि अगर आप टाइम पीरियड की बात इसमें करोगे तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार, ये लगेगा। अभी कार आगे एक्सेलरेट कर रही है, अगर कार पीछे एक्सेलरेट कर रही होती तो पेंडुलम इधर आ जाता, बस इतना ही फर्क है। यानी कि इसमें भी आप याद रखना, अगर सिंपल पेंडुलम गाड़ी के अंदर है, किसी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट पे है, तो सूडो फोर्स को भी ले लो, बस इतना ही तो है, उसमें सूडो फोर्स को भी कंसीडर कर लो, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ सिंपल पेंडुलम है, ये गाड़ी के अंदर है, इसका केस भी आप आराम से समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, इसका क्या मतलब होता है बेटा, अभी तक हम पेंडुलम देख रहे थे, हम लोगों ना एक छोटा सा बॉब लगा देते थे, हम उसको क्या बोल देते थे, सिंपल पेंडुलम है। ये एक्चुअली देखा जाए ये भी सिंपल नहीं है, इसमें भी इसका अच्छा खासा आपको रेडियस नजर आ रहा है। तो सिंपल पेंडुलम तब होता है जब ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और फिर ऑसिलेट करे, ठीक है। एक्चुअली इसको भी आप कंपाउंड पेंडुलम कहोगे, आप आर्बिट्री शेप के ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हो, जैसे मान लो ये बॉटल है ना, यहाँ से इसको पिनअप कर दो और फिर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और छोड़ूं, तो ये ऑसिलेट कर रही है ना, देखो हल्का सा ऊपर ले जाके छोड़ता हूं तो ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो ये भी कंपाउंड पेंडुलम है। तो अलग अलग शेप के पेंडुलम्स को हम कंपाउंड पेंडुलम कह रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी अनोखी सी शेप का हम ऑब्जेक्ट ले लें, ऐसी सी शेप का, ठीक है ना, और यहाँ से इसको पिनअप कर दें और इसको थोड़ा सा टेढ़ा ले जाए, है ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा कर दें और फिर ऐसे छोड़ दें, ठीक है ना, तो ये ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। तरीका वही है कंपाउंड पेंडुलम का, उसमें भी आप लोगों को बस ये देखना है इसका सेंटर ऑफ मास का है। कंपाउंड पेंडुलम में भी बस आपको याद रखना है सेम फॉर्मूला, जैसे हमने डेरिवेशन उसका किया था ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमें इसका देखना है सेंटर ऑफ मास, और ये इसकी एक्सिस है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, यहां से सेंटर ऑफ मास यानी कि COM, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए, यहां पे नीचे की तरफ
mg sin थीटा लगेगा सेंटर ऑफ मास से। अगर आप इसको कितने एंगल पे रोटेट कर गए, मान लो आपने इसको कितने एंगल पे रोटेट किया हुआ है, थीटा पे। जैसे आप बोतल को देखो, बोतल पहले ऐसे थी, मान लो मैंने इसको थीटा एंगल पे रोटेट किया है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस चाहिए। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया r, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो लगेगा mgr, ठीक है, साइन थीटा। और वही चीज जैसे पहले किया था हमने, सिंपल पेंडुलम जैसी डेरिवेशन है, बस यहाँ पे अल्फा जो हमने निकाला वो आ जाएगा mgr डिवाइडेड बाय i, और ये थीटा यानी कि स्मॉल थीटा के लिए, वेरी स्मॉल थीटा, बहुत छोटा वाला थीटा, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल। पता है ना, मैंने वेरी वेरी स्मॉल की डेफिनेशन में आपको बोला था थीटा 3 डिग्री 4 डिग्री से छोटा ले लो, अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री से छोटा लेते हैं, चलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 या 4 डिग्री से छोटा लेने पे चलता है। यहाँ पे हमारा जो ओमेगा आता है वो अंडर रूट mgr डिवाइडेड बाय आई, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से, ठीक है ना। फिर यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। हाँ, अभी हालांकि मैंने देखा एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये आपको बता दिया है, आप इससे भी देख सकते हो, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाय mgr, ये आपको आना चाहिए, क्लियर, ठीक है ना। ये हमारा कंपाउंड पेंडुलम होता है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हम एक जो मुझे लगता है कि आ सकता है वो है बार पेंडुलम। बार पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम का ही पार्ट है। इसका मतलब है एक रॉड ले लो, बस ऐसे समझ लो, एक रॉड है, ठीक है ना, ये रोटेट कर रही है। बार पेंडुलम का मतलब है आपने एक रॉड कंसीडर कर ली, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मतलब इसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर कर लो। बार पेंडुलम में यही है, एक रॉड को, जैसे ये पेन है, इसको रॉड मान लो, और इसको आप ऑसिलेट करा रहे हो, इसका एसएचएम देख रहे हो, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, मान लो यहां से बिल्कुल टॉप पॉइंट से, एज्यूम कर रहा हूं मैं कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकता था, मैंने टॉप पॉइंट से मान दिया, और फिर इस रॉड को किसी एंगल पे ले गया, ठीक है ना, किसी एंगल पे ले गया, है ना। मैं कहीं और से भी पिनअप कर सकता था, ठीक है ना, पर मैंने यहां से कर दिया, मान लो। तो फिर यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और यहां से क्या लगेगा, mg साइन थीटा। सेंटर ऑफ मास से क्या लगेगा, mg साइन थीटा। अगर इसकी टोटल लेंथ मेरी l है, रॉड की टोटल लेंथ l है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2। ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2, ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ठीक है। तो जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस mgr, ठीक है ना, साइन थीटा, यही लगेगा। और r की जगह हम क्या डाल सकते हैं, r की जगह हम क्या डाल सकते हैं, माइनस mg l/2 साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। आई की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल एंड पॉइंट से जब रोटेट करती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, है ना, इंटू अल्फा, यहां से आ जाएगा माइनस mg l/2 साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं हम, छोटा एंगल है इसलिए थीटा लिख रहे हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा। अल्फा कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये उधर ले जाओ अगर आप, तो आ जाएगा 3g डिवाइडेड बाय 2l माइनस थीटा। और जो भी यहाँ पे लगा है थीटा के साथ, ये ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका 3g डिवाइडेड बाय 2l, और आप ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 3g डिवाइडेड बाय 2l लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ही i की जगह ml स्क्वायर बाय 3 लिख देते और r की जगह l/2 लिख देते, तो एक ही स्टेप में भी आप कर सकते हो। मैं तो पूरा डिराइव करके दिखा दिया आपको, ये हमारा ओमेगा आ गया। फिर आप यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3g, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्लियरली आंसर आ गया, ये हमारा बार पेंडुलम हो गया, ठीक है। बार पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, जैसे भी आप देख सकते हो, कर सकते हो। बस यहाँ पे जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है मैंने टॉप पे माना, आप कहीं और मानते तो हमें वहां से डिस्टेंस लेना पड़ता, आर की वैल्यू बदल जाती, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट से निकालना पड़ता। बट ओवरऑल ये सिंपल मेथड है, ऐसे आपको आ सकता है। तो ये थोड़ा सा मजेदार कॉन्सेप्ट है बार पेंडुलम, ओके, इसको हम बार पेंडुलम कहते हैं, ओके। इसके अलावा क्या होता है, एक टोर्शनल पेंडुलम होता है। टोर्शनल पेंडुलम क्या होता है, जरा इस पे देख लेते हैं। टोर्शनल पेंडुलम का मतलब है, जैसे कि देखो आप यहाँ पे भी देखना, मान लो अगर हम एक इसको, जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रोटेट करते हैं नीचे, मान लो ये अगर ये अभी तो मैंने यहाँ धागा लिया हुआ है, अगर मैं इसको मेटल की वायर लूं और इसको ऐसे घुमाऊं
तो ये एंटी क्लॉक वापस आता है। अगर आप इसको क्लॉक घुमाते हो तो वो एंटी क्लॉक आता है, अगर आप एंटी क्लॉक घुमाते हो तो वो क्लॉक आता है। यानी वायर को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, इसको ट्विस्टिंग भी कह रहे हैं। यानी कि यहां पे एक पतली सी वायर ली गई है, ठीक है ना, यहां पे क्या ली गई है, एक वायर ली गई है, मेटल की ज्यादातर लेते हैं, और इसके नीचे किसी ऑब्जेक्ट को बांध के हम क्या करते हैं, ऐसे ट्विस्ट कराते हैं। तो हम इसको ट्विस्ट कराते हैं किसी एक छोटे से एंगल से, जैसे मैंने घुमाया था, इसको भी एक छोटे से एंगल से ट्विस्ट कराते हैं थीटा से, टॉर्क देता है, ठीक है ना, यहां से एक रीस्टोरिंग टॉर्क देता है। तो यहां पे अगर आप इसको ट्विस्ट करा रहे हो एंटी क्लॉक, तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा यहां पे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, यहां पे हम टॉर्क को लिख सकते हैं नथिंग बट, यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस के टाइम्स थीटा, ठीक है ना, माइनस के टाइम्स थीटा। ये हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाता है। यहां पे के को हम बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, टॉर्शनल कांस्टेंट के लिए भी हम के वर्ड यूज कर लेते हैं। थीटा है आपने जिस एंगल से इसको रोटेट किया है, ठीक है ना, आपने इसको किसी एंगल से रोटेट किया है, आपने इसको घुमाया है इस तरीके से, रोटेशन कितना दिया है, थीटा एंगल, जैसे मैंने यहां दिखाया था, आपने मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थीटा एंगल से ऐसे रोटेट कर दिया, तो इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जिसको वापस घुमाएगा, ठीक है ना, इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जिसको वापस घुमाएगा। यहां पे भी सेम ही चीज है, आप यहां से इसको आई अल्फा लिख सकते हो, और माइनस के थीटा आ जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाय आई टाइम्स थीटा। अब आप इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, हम हमेशा यही कर रहे हैं, थीटा या एक्स जो भी यहां लिखा होता है उसके साथ जो चीज लिखी है उसको ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। तो यहां पे अगर आप ओमेगा की बात करो तो अंडर रूट के बाय आई आ जाएगा, और टाइम पीरियड की बात करो 2 पाई अंडर रूट आई बाय के आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपसे कोई सवाल आए जिसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, पर मैं जरूर एक एक मेथड जरूर पढ़ाता जा रहा हूं, मैं छोड़ कुछ नहीं रहा, आई डोंट वांट कि मैं कुछ स्किप करूं, तो इसलिए मैं इनके मेथड जरूर पढ़ा रहा हूं, जिस हालांकि चांसेस कम है इसके, बट फिर भी हमें इसके मेथड पढ़ने चाहिए। तो टॉर्शनल पेंडुलम, थीटा यहां पे रेडियंस में होगा हमेशा, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर अ सेकंड पेंडुलम, अब सेकंड पेंडुलम ये वर्ड आपके दिमाग में चल रहा होगा, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये टॉपिक नहीं हमें स्किप करना है। आज मैं ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सेकंड पेंडुलम, जो बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो हम सेकंड पेंडुलम जरूर पढ़ लें, ठीक है, मैं नहीं चाहता एक ही दिन में आपको एकदम ऐसे जंबल कर दूं। सो नेक्स्ट क्लास में 2-4 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, बट कुछ टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस करने हैं, जैसे मैंने अर्थ टनल वाला कहा था नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फ्लूइड वाला जो हम कह रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये देख लो सेकंड पेंडुलम क्या है। सेकंड पेंडुलम का मतलब है एक पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, जिसको आप ऐसे देख सकते हो, मान लो ये पेंडुलम है हमारा, मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये ऑसिलेट करके वापस इधर आता है, ऐसे जाता है फिर वापस इधर आता है, तो इसको आगे जाके वापस आने में 2 सेकंड लगे, इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड है, यानी कि ये आगे जाए, यहां पहुंचे 1 सेकंड में और वापस आए 1 सेकंड में, आगे जाने का टाइम 1 सेकंड, वापस आने का 1 सेकंड, मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकंड्स। यानी कि यहां पे सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है आप पेंडुलम, है ना, इसका मतलब क्या है, आप पेंडुलम विद टाइम पीरियड, एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, ये पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, इसको सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। अगर आप किसी पेंडुलम की बात करो, इसका टाइम पीरियड 2 है, इसको आप इक्वेट करो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी से, तो आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बोलूं, अप्रोक्सीमेशन अगर आपको करना है तो जी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 9.8 के आसपास होती है, और आप इसको आसपास कंसीडर कर सकते हो पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर क्यों ले सकते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, उसको स्क्वायर करोगे तो 9.8 के आसपास ही आएगा, यानी अप्रोक्सीमेशन है ये, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेटली हम जी को पाई स्क्वायर लिख सकते हैं अगर हमें कैलकुलेशन आसान करनी है, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कटा था, 1 इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एल बाय जी की जगह मैं पाई स्क्वायर लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, आप करके देख लेना, नहीं यकीन होता 3.14 का स्क्वायर करके देखो, ठीक है। अब यहां से पाई बाहर आ जाएगा, पाई और नीचे भी पाई, पाई पाई कट गया, अंडर रूट एल, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो एल की वैल्यू 1 मीटर आएगी, यानी कि सेकंड पेंडुलम्स की जो लेंथ है, यहां पे सेकंड पेंडुलम में जो हमारी लेंथ है रोप की, ये कितनी होती है 1 मीटर।
टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 1 सेकेंड मत लिखाना, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, लेंथ इसकी 1 मीटर, ये सेकेंड्स पेंडुलम में होता है। तो यानी कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, द टाइम टेकन फॉर अ सेकेंड पेंडुलम टू स्विंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अनदर, क्या ये टाइम पीरियड है या नहीं? एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये हाफ ऑफ टाइम पीरियड है, t/2, और टाइम पीरियड इसका 2 होता है, 2/2 यानी कि 1 सेकेंड। तो सेकेंड पेंडुलम का मतलब ही होता है इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने का टाइम 1 सेकेंड है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड है। यहां से यहां जाने को टाइम पीरियड नहीं कहते, यहां से आगे जाके वापस आने को टाइम पीरियड कहते हैं, वो 2 सेकेंड्स है। वो सिर्फ पूछ रहा है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। सो आज थ्योरी में इतना ही, बाकी मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। पर जाने से पहले हर बार की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, आज का जो मैसेज है आप लोगों के लिए, आज जो बर्थडे है वो है एक अगेन फेमस फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, इनको केमिस्ट भी कह सकते हो क्योंकि इन्होंने हर फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, द फेमस जेम्स वॉट। ठीक है ना, जेम्स वॉट। आपने ये वॉट नाम तो बहुत बार सुना होगा, याद आ गया होगा वॉट नाम से, आपको क्या याद आया बताओ? वॉट नाम से आपको याद आ गया होगा पावर के बारे में। डेफिनेटली जो पावर की आपने एसआई यूनिट पढ़ी है वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है, जेम्स वॉट के नाम पे। जनवरी 1736 में इनका जन्म हुआ था। स्कॉटलैंड से है ये, स्कॉटिश हो गए, स्कॉटलैंड से हो गए। ठीक है ना, जेम्स वॉट। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन है, हालांकि अगर आप ध्यान से देखो इतना ज्यादा आप इनका नाम कहीं सुनते नहीं, बट अगर आप किसी इंजीनियरिंग की दुनिया में जाओ, है ना, केमिस्ट में इतना नाम नहीं सुनाया जाता, केमिस्ट्री में इतना नहीं, उल्टा इंजीनियरिंग की दुनिया में इनका नाम ज्यादा फेमस हुआ है। हाँ, बायोलॉजी में तो फिर ज्यादा आप देखते नहीं हो, बट फिर भी इनके बारे में बहुत चर्चाएं होती है इनके स्टीम इंजन को लेके। ठीक है, स्टीम इंजन जो आज दुनिया बदल रहा है, स्टीम इंजन जिसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो स्टीम इंजन है उसकी जो डिस्कवरी थी, जो उसका इन्वेंशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है जेम्स वॉट का, वो स्टीम इंजन को लेके है। तो जेम्स वॉट, अगर आप ये सोच रहे हो इन्होंने इन्वेंशन किया है स्टीम इंजन का, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट नहीं किया, इन्होंने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया था। मतलब कि इनसे पहले ही स्टीम इंजन इन्वेंट हो चुका था, ऐसा नहीं है कि स्टीम इंजन इन्होंने इन्वेंट किया, बट इन्होंने उसमें बदलाव किए थे। तो क्यों ना इसको एक स्टोरी की टर्म्स में मैं आपको सुनाऊं। देखो, कहानी तब की है जब जेम्स वॉट अराउंड 16-17 साल के थे। तो इन्होंने सबसे पहले, जेम्स वॉट ने सबसे पहले क्या देखा था, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखी। बेसिकली इन्होंने देखा कि एक चाय की केतली है ना, केटल होती है ना चाय की केतली, अंगीठी भी कह सकते हो, अंगीठी थी एक्चुअली उस टाइम, और उसके अंदर पानी वगैरह था, और उन्होंने देखा था उसमें से भाप बन रही है, और उसके ऊपर जो ढक्कन था ना, वो जो ढक्कन था काफी हैवी था, है ना, तो काफी हैवी ढक्कन था, उससे ये इसको ढका हुआ था, भाप बनने के लिए रखी हुई थी। तो ये ढक्कन को ऐसे धक्का मार रही थी और ढक्कन हवा में उछल रहा था। तो इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को बहुत सीरियसली लिया। ठीक है ना, इन्होंने देखा अरे यार ये क्या हो रहा है। इन्होंने देखा जैसी भाप बनी तो वो ढक्कन बार बार उड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यानी कि इनको इतना समझ में आ गया ये जो भाप है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये जो भाप है, ये जो स्टीम है, इसके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है। स्टीम के पास एक एनर्जी है, यही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने स्टीम की एनर्जी को समझा। आप जानते हो जो जेम्स वॉट है, ये 17 साल, 16-17 साल उसी एज में अपने फादर के साथ काम पे जाने लगे थे। इनके फादर की मशीनरी वगैरह का काम था, तो इनको बहुत मशीनों से लगाव था। ज्यादा पढ़ाई इन्होंने भी नहीं की है, उस टाइम पे इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, अब तो स्कूल्स हैं, सब कुछ है। तो उस टाइम इनका अपना ही दिमाग था जो इन चीजों पे चलता रहता था। तो इनके दिमाग में आया कि यार इस टीम के पास तो कुछ तो है, स्टीम में कुछ एक्स्ट्रा तो है, इसके पास एनर्जी है और इसको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। जो इनका दिमाग था वो चीजों को अच्छा करने में ज्यादा चलता था, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसमें ये अच्छा कंट्रीब्यूशन देते थे, उसको सुधार की तरफ ले जाते थे, इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाते थे। ठीक है, और ऐसे ही इनकी किस्मत एक दिन चमकी जब ऑलरेडी एक इन्वेंटेड स्टीम इंजन इनके पास आया। मतलब स्टीम इंजन इनसे पहले बन चुका था, तो पर ये इतना कारगर नहीं थे। जो स्टीम इंजन उस टाइम होते थे ना, ये एनर्जी का बहुत लॉस करते थे। अगर आप इसको यूज करना चाहोगे तो आपकी आधी से ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती थी। यानी कि ये एफिशिएंट नहीं थे, नॉट एफिशिएंट, जो इंजन थे वो एफिशिएंट नहीं थे। इन्होंने इसको एफिशिएंट बनाया। इनके पास जब ये इंजन पहुंचा, इन्होंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए, सुने जाते हैं, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ज्यादा इंजीनियरिंग की बात नहीं करूंगा, बट हाँ कुछ कंडेंसर लगा के, इसमें फ्लूइड्स का इस्तेमाल करके, इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन को कम करके इसकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छा बढ़ा दिया। और उस टाइम इनका ये जो इन्वेंशन था, ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सोच रहे हो कि इनके बारे में चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि उस टाइम पे जो लोग कोल माइंस में काम करते थे, आज भी आपने देखा है जो कोल माइंस में करते हैं, जनरली जो आप बिहार साइड से लोग बिलोंग करते हैं वो तो जानते हैं ना इस बारे में, कितना ज्यादा जब कोल माइनिंग में माइनिंग करते हैं जान का कितना जोखिम है ना, कितना मुश्किल है वहां से लोगों के लिए, कितना मुश्किल था कोल माइंस में काम करके नीचे से कोयले की खदानों में जाके कोयल को ऊपर लाना। इनके स्टीम इंजन से ये मदद मिली लोगों को, उनकी जिंदगी बची है, काफी लोगों की जान बचाने का जो क्रेडिट है ना इनको जाता है जेम्स वॉट को, ठीक है ना, ऐसा छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। इनके स्टीम इंजन से माइनिंग स्टार्ट हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फर्नेसेस में इनके स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया, स्टीम की एनर्जी को यूज किया गया। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टीम इंजन बनाने से ज्यादा अपना स्टीम इंजन इन्होंने जो डेवलप किया उसमें जाता है। इन्होंने स्टीम इंजन को जो एक नया रूप दिया, एफिशिएंसी पे, स्टीम इंजन को एफिशिएंट बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो एफिशिएंट स्टीम इंजन इन्होंने दिया है हम लोगों को, और आज हम लोग इनके बारे में कितना कुछ जानते हैं, है ना। हम लोग आज भी इनका नाम याद रखते हैं, जब पावर आपको पढ़ाई जाती है इसकी यूनिट बोली जाती है वॉट, इनके नाम से है ना। हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था सबसे पहले। हॉर्स पावर की अगर आप बात करोगे, जिसको आप एचपी कहते हो हॉर्स पावर, ठीक है ना, अराउंड 746 वॉट के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली, वो भी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो यहां इनकी लगन मेहनत काम आई थी, याद की ये याद रखना, जब ये इन्वेंशन कर रहे थे, सब कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। हाँ, जब ये पैदा हुए थे उस टाइम पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, इतने ज्यादा गरीब परिवार से नहीं थे, बट एक टाइम आया था जब इनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, इनकी मदर एक्सपायर हुई, इनके फादर की कंडीशन बिगड़ी, तो इनको जॉब करनी पड़ी। मैंने सुना है, मतलब इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री के पेजेस उठाओगे तो आपको पता चलेगा काफी जगह इन्होंने काम किया है। घड़ी की एक फैक्ट्री थी या फिर एक दुकान थी, वहां पे भी ये काम करते थे, क्योंकि इन्हें मशीनरी से बहुत प्यार था। इन्होंने अपनी खुद की फिर वर्कशॉप बनाई और वहां पे इंजन्स को लाके इन्होंने चीजों को चेंज किया। सीखने का जुनून था, सीखने का जुनून इनका किसी से कम नहीं था। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा, देखो लर्निंग की कोई एज नहीं होती, लर्निंग की कोई हद नहीं होती। अगर आपको लगता भी है कि मुझे कुछ आ गया तो भी याद करो, कहीं से भी सीखो, कुछ भी सीखो। ये दुनिया ना आपको बहुत नॉलेज देती है, इसमें हर जगह भर भर के नॉलेज है, कूट कूट के नॉलेज है, कहीं से भी ले सकती है। इन्होंने वो नॉलेज स्टीम से ली, स्टीम के एक भाप को ऑब्जर्व करके इन्होंने वहां से नॉलेज ली, और देखो दुनिया में कितना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। हमें लगता है कि चलो बस एक स्टीम इंजन ही तो किया है, बट ये सोचो उन लोगों की दुआएं नहीं कितनी लगी होंगी, जो इनका इन्वेंशन है जिससे कई लोगों की जानें बची हैं, जो लोग बहुत एडवर्स, बहुत ही गंदी कंडीशंस में काम करते थे, उनका इन्वेंशन, स्टीम इंजन का इन्वेंशन, वो स्टीम इंजन बहुत जगह इस्तेमाल किया गया, ट्रेन वगैरह में भी आप देखते हो, ठीक है ना। कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है भाई, स्टीम के पास एनर्जी है, आप उससे पिस्टन को घुमाते हो, पिस्टन को घुमाते हो तो आप वर्क करते हो। बेसिकली स्टीम इंजन क्या करता है, ये स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टीम इंजन का काम है। ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया। सो डेफिनेटली जाने से पहले एक बार चर्चा जरूर की जाएगी। आज हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, ठीक है। हम लोगों ने सीरीज पढ़ा, पैरेलल पढ़ा, उसके कॉन्स्टेंट्स के, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में बात की। हमने देखा छोटू वाला स्प्रिंग, स्प्रिंग को काटो, छोटा हिस्सा ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट देता है, स्प्रिंग को छोटा करने से वो ज्यादा टाइट हो जाता है, उसका स्टिफनेस बढ़ता है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज सवाल किए। फिर हम लोगों ने आज सवाल किए कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम्स के, किस तरीके से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, ठीक है ना, अलग फ्रीक्वेंसी पे भी और सेम पे भी। सिंपल पेंडुलम, ये एक्चुअली एंगुलर एसएचएम कहलाता है, इसमें हम एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं। इस पे डिस्कस किया, इसके फॉर्मूले को डिस्कस किया, कंपाउंड को पढ़ा, सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर पढ़ा, कार के अंदर पढ़ा, यही सारी चीजें आज हमने करी हैं। सो काफी कुछ हमने कर लिया है। क्यों ना फिर मैं आपको होमवर्क के बारे में बता दूं। आप लोगों को डीपीपी सॉल्व करनी है, डेफिनेटली डीपीपी आप सॉल्व कर रहे हो, मैं जानता हूं, पूरी करनी है डीपीपी सॉल्व। प्लस आप लोगों को मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते रहने हैं, जहां तक आपसे हो जाए, जितने आपको मिल जाए, जितने अवेलेबल हो जाए, आप कर सकते हो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1। चलो फिर अलविदा कहने का समय आया। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, सेम सेशन सेम जगह आप लोगों से मैं दोबारा मिलूंगा सेम टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।